आप पैसे भी कमाते हैं तो आपको लगता है कि यार मैं थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर लूँ, थोड़ी मैं सेविंग्स कर लूँ, थोड़ा सा मेरे पास जो ना वो क्रेडिट कार्ड होना चाहिए अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए तो। अल्लाह का शुक्र है, वी हैव सर्व्ड मोर देन 100,000 कस्टमर्स फॉर डिफरेंट इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ओवर द ईयर्स। अगर वहाँ पर अमेरिका के अंदर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस ना हो और आप बीमार पड़ जाए और आपको एक रात भी अपने खर्चे पे रुकना पड़ जाए किसी हॉस्पिटल के अंदर, सो यू आर लुकिंग एट नॉर्थ ऑफ $8,000 to $10,000 का जो आपका एक्सपेंस आ जाएगा एक रात का। मैं आपको इंटरेस्टिंग एक फैक्ट बताता हूँ कि पाकिस्तान की अगर इन्फ्लेशन अगर 5-6% पर भी आ जाए तो हेल्थ की इन्फ्लेशन नहीं आएगी, बिकॉज डिमांड एंड सप्लाई का एक बहुत बड़ा गैप है हमारे यहाँ। नंबर ऑफ डॉक्टर्स वर्सेज नंबर ऑफ पेशेंट्स का एक बहुत बड़ा गैप है। जब भी हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो हॉस्पिटलाइजेशन हो जाती है, लेकिन मेडिसिन एक ऐसी चीज़ है जो बहुत एक्सपेंसिव होती है खास तौर पे ना, तो वो मतलब लाखों रुपए में भी चली जाती है कभी कभार, तो वो कवर क्यों नहीं होती? व्हाट इज द मेन रीजन? तो जब तक सिस्टम पूरा एक सेंट्रलाइज नहीं हुआ, दिस प्रॉब्लम विल नॉट बी सॉल्व। एक जो चीज़ है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है जो कि हेल्थ इंश्योरेंस में कवर्ड होती है और बहुत से लोगों को नहीं पता होती, वो है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज। यू कैन मेक अ बेटर टेक इफ यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फर्स्ट एंड यू हैव कस्टमर इंसाइट्स। बिल्कुल सही। अगर आप कस्टमर की इंसाइट्स आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा हाँ यार ये मसला है, मुझे बनाना है। बट आई वुड सजेस्ट कि लर्निंग आपकी जो ना, आप डू नॉट ट्राई टू मेक समथिंग बिग फ्रॉम डे वन। यानी आपका एक विजन बड़ा होना चाहिए लेकिन स्टेप छोटे होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद नबील, CEO ऑफ एग्जिट बेस। एग्जिट बेस की इस पॉडकास्ट में हम आपके साथ डिफरेंट फाउंडर्स को मिलाते हैं, उनकी जर्नी सीखते हैं और जिस इंडस्ट्री में वो काम कर रहे हैं उसके बारे में डिटेल अंडरस्टैंडिंग करते हैं, ताकि आप भी अगर उस इंडस्ट्री से रिलेटेड काम कर रहे हैं या अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपको पता चले कि किस तरह से पाकिस्तान में लोग अपने बिजनेस सक्सेसफुल बना रहे हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो इनके बारे में जानना और इनकी इंडस्ट्री के बारे में जानना एज ए एम्प्लॉय और एज ए एम्प्लॉयर बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ मौजूद हैं सिप्तैन जिवानी। सिप्तैन भाई कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। सिप्तैन भाई एक्चुअली स्मार्ट बेनिफिट के नाम से एक एम्प्लॉय इंश्योरेंस कंपनी है जो कि एम्प्लॉय की बेनिफिट्स के ऊपर बात करती है, तो उसके को फाउंडर एंड CEO हैं, तो आज इनसे डिस्कस करेंगे। सिप्तैन भाई थोड़ा सा बताएं अपने बारे में, अपनी कंपनी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम नबील, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। सो प्राइमरीली मैंने अपनी एजुकेशन तो बैचलर्स किया मैनचेस्टर से, फिर वापस पाकिस्तान आया, स्टार्टेड वर्किंग फॉर अ फिनटेक कंपनी। बट जब पाकिस्तान वापस आया तो उस वक्त इरादा था कि अपना ही बिज़नेस कुछ करने का, बट इनिशियली दैट वाज, उस वक्त मेरा नेटवर्क नहीं था बहुत ज़्यादा। सो आई स्टार्ट वर्किंग फॉर फिनटेक कंपनी जो कि फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। बट जो मैं उसके साथ साथ कर रहा था तो साइड पे जो है एक समझ ले कि साइड हसल आप कह सकते हैं, या साइड जो है ना, आई वाज लुकिंग एट टू बिल्ड ए फाइनेंशियल कंपैरिजन प्लेटफॉर्म। बिकॉज जब मैं ऑब्वियसली जब मैं जॉब पे लगा तो आपको बहुत सारी जो ना वो आप पैसे भी कमाते हैं तो आपको लगता है कि यार मैं थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर लूँ, थोड़ी मैं सेविंग्स कर लूँ, थोड़ा सा मेरे पास जो ना वो क्रेडिट कार्ड होना चाहिए अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए तो। और फिर उसके बाद जब गाड़ी ली तो फिर इंश्योरेंस की बारी आई, तो वो बहुत सारी चीज़ें जो ना पर्सनली अपनी लाइफ में मैं देख रहा था, बट उसके लिए मुझे पास कोई सोल्यूशन नहीं था। तो वो सारे कोई ना कोई, या तो कोई मुझे बता रहा था यार इधर इन्वेस्ट कर लो, या इधर सेविंग्स कर लो, या इधर अपने आप को इंश्योरेंस खरीदनी है तो ऐसी इंश्योरेंस खरीद लो। सो कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं थी जो कि आप समझ लें कंप्लीट हो, जो कि जिसके बेसिस के ऊपर मैं डिसीजन ले सकूं। एंड दैट वाज माय जो ना ट्रिगर फॉर बिल्डिंग स्मार्ट चॉइस इनिशियली। सो हमने जब स्मार्ट चॉइस बिल्ड किया तो हमने इंश्योरेंस मार्केट प्लेस बनाया जहाँ पर इंडिविजुअल कस्टमर्स या इंडिविजुअल्स जो है अपनी गाड़ी की, अपनी ट्रैवल अगर वो कहीं इंटरनेशनली कर रहे हैं या फिर अपनी पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं या बाइक की इंश्योरेंस कराना चाहते हैं, तो वो डिफरेंट इंसान की ज़िंदगी में चीज़ें वो ख़रीदता है या फिर एक्सपीरियंस करता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो इंश्योरेंस के बारे में सोचता है। सो आई वॉज अ वेरी कॉन्शियस कस्टमर, तो मैंने अपने लिए बनाई, यानी अपने आप को एज अ मद्देनज़र रखते हुए बनाई। एंड अल्लाह का शुक्र है जब वो हमने बिल्ड कर रहे थे तो उसके साथ साथ हमें एक और अपॉर्चुनिटी नज़र आई कि वाई नॉट वी ऑल्सो हेल्प कंपनीज, be it small company, be it large company, with employee health insurance and other employee benefits. So this is how we've been doing for the last 7 years. Allah ka shukar hai, we have served more than 100,000 customers for different insurance products over the years. और we've built some very innovative products depending, हमने नीड को देखते हुए, जो कि अनफॉर्चुनेटली इंश्योरेंस कंपनीज वी थिंक वर नॉट रियली सीइंग द अपॉर्चुनिटी बिकॉज वो अपने ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को ऑफर कर रही थी। हमें नज़र आया कि एक अपॉर्चुनिटी जिस तरह से
अगर मैं बिल्कुल ही एक मिसाल दूं आपको, तो वो बहुत सी कंपनियों के अंदर अगर उसको एम्प्लॉयज़ को इंश्योरेंस मिल रही है तो वो अपने पेरेंट्स के बारे में भी सोच रहे होते हैं कि पेरेंट्स की इंश्योरेंस क्यों नहीं हो सकती। सो वो भी हमने एक प्रोडक्ट पूरा डिज़ाइन करा है, इंश्योरेंस कंपनी के साथ ही करा है। ऐसा नहीं है कि बिकॉज हम वी आर अ मार्केट प्लेस, सो वी वर्क विद इंश्योरेंस कंपनीज एट द बैक एंड, but we give you a digital experience and completely transform the journey। जो आपके खरीदने की और क्लेम्स की और सपोर्ट की वो सारी जर्नी आप हमारे पास करते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे करते हैं। सो दिस इज वी थिंक के इस तरह के और भी हमने प्रोडक्ट्स निकाले। सो दिस इज अ मैसिव गैप बिकॉज पेनिट्रेशन पाकिस्तान के अंदर इंश्योरेंस की इट्स लेस देन 1%। इंडिया के अंदर देख ले तो इट इज नाउ टचिंग 3 to 4% ऑफ GDP। पाकिस्तान इज लेस देन 1%। अदर कंट्रीज, हम डेवलप्ड कंट्रीज की तो बात ही नहीं कर सकते बिकॉज US UK वहाँ तो इट्स लाइक चलता ही इंश्योरेंस पे। एग्जैक्टली लाइक अगर वहाँ पर अमेरिका के अंदर आपके पास इंश्योरेंस ना हो, हेल्थ इंश्योरेंस ना हो और आप बीमार पड़ जाए और आपको एक रात भी अपने खर्चे पे रुकना पड़ जाए किसी हॉस्पिटल के अंदर, प्राइवेट हेल्थ केयर जिसे कहते हैं वहाँ पर, सो यू आर लुकिंग एट नॉर्थ ऑफ $8,000 to $10,000 का जो आपका एक्सपेंस आ जाएगा एक रात का, अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है। और यही चीज़ अगर इंश्योरेंस हो तो शायद आपको शायद मुश्किल $100-200 देने पड़ेंगे थोड़े से, वो भी एक को पे का एक वहाँ पे मैकेनिज्म है, आपका ट्रीटमेंट भी हो जाएगा और आपको एक अच्छी हेल्थ केयर भी मिल जाएगी। सो पाकिस्तान के अंदर भी अब ये एक चैलेंज बनता जा रहा है बिकॉज ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन। जिस तरह से हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ रही है, हेल्थ केयर की कॉस्ट भी बढ़ रही है। और हेल्थ केयर की कॉस्ट ऐसी है कि मैं आपको इंटरेस्टिंग एक फैक्ट बता देता हूँ कि पाकिस्तान की अगर इन्फ्लेशन अगर 5-6% पर भी आ जाए तो हेल्थ की इन्फ्लेशन नहीं आएगी बिकॉज कि डिमांड एंड सप्लाई का एक बहुत बड़ा गैप है हमारे यहाँ पर। नंबर ऑफ डॉक्टर्स वर्सेस नंबर ऑफ पेशेंट्स का एक बहुत बड़ा गैप है। जो स्टैट्स ये कहते हैं कि 1 लाख लोगों के ऊपर एक डॉक्टर है, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर। फिर उसके बाद आप नंबर ऑफ बेड्स की अगर बात कर ले, हॉस्पिटल्स की बात कर ले, तो आप भी देखते हैं कि यार कराची के अंदर भी अगर हम देखें तो हॉस्पिटल्स के अंदर आपको कराची किससे ज़्यादा बाहर के शहर के लोग नजर आते हैं। तो ऐसा क्या है? उसकी वजह यही है कि बिकॉज अच्छी हेल्थ केयर पूरे पाकिस्तान में हर जगह अवेलेबल नहीं है, तो उसका जो प्रेशर है वो आपके मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ज़्यादा बढ़ रहा है। तो जब वो बढ़ेगा तो हॉस्पिटल्स के लिए भी एक आप समझ ले कि एक अपॉर्चुनिटी भी है कि वो अपनी भी कॉस्ट बढ़ा सकते हैं, उनको भी सर्विस देनी है। अपॉर्चुनिटी बिजनेस के लिए भी है, अगर कोई हेल्थ केयर इंडस्ट्री में एंटर होता है तो देयर इज अनदर अपॉर्चुनिटी स्पेशली इन हॉस्पिटल सेक्टर। बट दिस इज ऑल दीज अपॉर्चुनिटीज दैट we are working on, and we see there's a massive gap in the insurance industry, so and it has to be solved in a very unique way rather than कि जिस तरह से चलते हुए आ रहा था पिछले 40-50 साल से, उसको हमें ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। अच्छा, मुझे एक थोड़ी सी चीज़ बताएं कि जैसे पाकिस्तान पिछले 75 साल से कंपनीज हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन अगर अभी भी मैं देखता हूँ ना तो एम्प्लॉई पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है लोगों को इंश्योरेंस की ना, ठीक है। और फिर एक और चीज़ कि इंश्योरेंस का जब नाम आता है ना तो हलाल एंड हराम वाला एक मामला भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे बताएं कि इंश्योरेंस एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव से अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो हाउ दिस सिस्टम वर्क, और एम्प्लॉय अगर लेट्स सपोज मैं कंपनी कोई ज्वाइन कर रहा हूँ तो मुझे इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए? देखिए, ऑब्वियसली अब जिस तरह से आगे हम बढ़ते जा रहे हैं, सैलरी की जो ऊपर टैक्स भी लग रहा है, फिर उसके बाद इन्फ्लेशन भी बढ़ता जा रहा है। सो और आपकी अगर सैलरी एक बढ़ भी गई है, अगर इमेजिन करें कि 20-25% वट एवर आपका एक इंक्रीमेंट हो भी गया है, तो भी वो टैक्स जो आदमी है, टैक्स मैन जिसे कहते हैं, वो तो लेकर चला जाएगा अपना टैक्स। तो आपको देखने की जरूरत है कि आप जिस कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं वो आपको सैलरी के अलावा क्या बेनिफिट्स और दे रही है, और उन बेनिफिट्स के अंदर जो सबसे जो टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए कि हेल्थ इंश्योरेंस दे रही है कि नहीं दे रही। और ये भी आप पूछ सकते हैं अपने एम्प्लॉयर से, पोटेंशियल एम्प्लॉयर जो कि आपका फ्यूचर एम्प्लॉयर है, कि वो उस कवरेज में क्या क्या देता है। बिकॉज सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस बोल देने से सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस की डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हो जाती है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस जो ना, मैं आपको 1 लाख रुपए का कवर भी दे सकता हूँ हॉस्पिटल का, और उसमें 2,000 रुपए की रूम लिमिट भी दे सकता हूँ, और मैं आपको 1 मिलियन का भी हॉस्पिटल कवर दे सकता हूँ, और आगा खान का प्राइवेट रूम की कवरेज भी दे सकता हूँ। सो ऑलवेज आस्क योर एम्प्लॉयर कि भाई आप मुझे किस तरह की हेल्थ इंश्योरेंस ऑफर कर रहे हैं, उसमें क्या क्या कवरेज है, क्या उसमें अगर आप मैरिड है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि उसमें मर्टर्निटी कवर है कि नहीं है, अगर आप जो है वो ये मर्टर्निटी कवर के साथ क्या वो आपको ओपीडी कवरेज दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। ओपीडी का मतलब ये है कि वो एक्सपेंसेस जो कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस में कवर्ड नहीं होते, बिकॉज हेल्थ इंश्योरेंस का भी एक मिसकंसेप्शन ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस लूंगा तो सब कुछ कवर्ड हो जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस में
हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज है, और उसके अलावा डे केयर सर्जरी है, जैसे कि कैटरेक्ट की सर्जरी है, या आपको डॉक्टर लिख देता है कि एक टेस्ट करवा लें एमआरआई का, सीटी स्कैन का, विच इज कॉल्ड स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन टेस्ट, तो वो आप कवर करवा सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर। लेकिन आपकी जो डॉक्टर कंसल्टेशन है, आप खुदा न खास्ता बीमार हो जाते हैं, बुखार हो जाता है आपके बच्चे को या आपको, और आप जो है वो हॉस्पिटल डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं उसको, तो उस कंसल्टेशन वो वाली कवर नहीं होती हेल्थ इंश्योरेंस में। इसी तरह से अगर वो लिख देता है भाई सीबीसी आप टेस्ट करवा ले, और या आप जो ना डायबिटीज हमें लग रहा है कि आपकी है तो आप ये टेस्ट करवा ले, तो 2-4 टेस्ट लिख देता है, वो भी कवर्ड नहीं होते हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर, बिकॉज ये एक नॉन इमरजेंसी या नॉन क्रिटिकल जो ना वो हेल्थ केयर है। तो इंश्योरेंस जब होती है, हेल्थ इंश्योरेंस जब हम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से खास तौर पे या नॉर्मली भी हम ले रहे होते हैं, तो वो इमरजेंसी जो वो होते हैं इश्यूज, उनके लिए रिलेटिवली होता है। सिर्फ इमरजेंसी नहीं है, इवन प्लान्ड भी है, यानी प्लान्ड जैसे मटर्निटी इज अ प्लान्ड इवेंट, तो इवन दैट कैन बी कवर्ड इन हेल्थ इंश्योरेंस। प्लान्ड आपका एमआरआई भी, डॉक्टर आपको बोल रहा है कि भाई आपने एमआरआई करा लिया, आज नहीं कराए, एक हफ्ते बाद करा के मुझे दिखा दीजिएगा, तो ये क्रिटिकल तो नहीं है, सॉरी इमरजेंसी तो नहीं है, क्रिटिकल है कि भाई करवाना जरूरी है, तो ये एमआरआई कवर्ड है, डे केयर सर्जरीज कवर्ड है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टेस्ट कवर्ड है, हॉस्पिटलाइजेशन भी कवर्ड है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब भी हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो हॉस्पिटलाइजेशन हो जाती है, लेकिन मेडिसिन एक ऐसी चीज़ है जो बहुत एक्सपेंसिव होती है खास तौर पे ना, तो वो मतलब लाखों रुपए में भी चली जाती है कभी कभार, तो वो कवर क्यों नहीं होती है? व्हाट इज द मेन रीजन? अच्छा, एक तो पाकिस्तान के अंदर हम लोग जो ना वो डॉक्टर के पास नहीं जाते, हम जाते हैं सीधा स्पेशलिस्ट के पास। बिल्कुल, हमारे अगर घुटने में दर्द होगा हम सीधा ऑर्थो के पास चले जाएंगे, यार बिल्कुल ऑर्थो के पास चले जाए। ठीक है। दुनिया भर में ये जो ना इसका एक प्रोसेस है कि भाई आपने जाना है जनरल फिजिशियन के पास, जिसे प्राइमरी केयर कहते हैं, वो आप उसके पास जाते हैं, वो इनिशियल डायग्नोसिस करता है, या इनिशियल डायग्नोसिस के लिए आपको टेस्ट लिख कर देगा, थोड़ी मोड़ी दवाइयाँ देगा, लेकिन वो आपको सीधा एंटीबायोटिक या सीधा जो ना वो एक हाई डोज दवाई पे नहीं लगा देगा। राइट। हमारे यहाँ पे एक तो सेल्फ मेडिकेशन का एक बहुत बड़ा फुकदान भी है, दूसरा ये वाला मसला भी है कि प्राइमरी केयर नहीं है, जिसकी वजह से हम सीधा स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, तो स्पेशलिस्ट भी आपको एक सर्टेन जो ना वो तरीके से देख रहा होता है। और जैसा मैंने बताया कि ये जो आपकी मेडिसिन है, ये सेल्फ मेडिकेशन की वजह से लोग खुद भी ले रहे होते हैं। फिर हमारे यहाँ पे फार्मेसी पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। बिल्कुल सही है कि भाई आपके पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, फिर भी आपको दवाई दे रहा है, आपको एक पत्ता चाहिए, आप बोले हमने 10 पत्ते दे दो, वो आपको 10 पत्ते तो नहीं लेकिन 4-5 दे ही देगा आपको, फिर आप दूसरी मेडिसिन फार्मेसी पे जाए, दूसरे से 4-5 और ले ले, तो वो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। दुनिया भर में इंश्योरेंस कंपनी कहते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी क्या चाहती है कि क्लेम वो हो जो कि एज पर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है। बिल्कुल सही है। जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा हम उसकी बात मान लेंगे। बिल्कुल सही। ठीक है। अब जब तक फार्मेसी के ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो इंश्योरेंस कंपनी कह रही है कि आपको मैं लिख भी देता है डॉक्टर, मैं आपकी वो बात मान भी लूँ, आप मुझे क्या पता कि वो दवाइयाँ उतनी ही मिलेगी। ट्रू, बिल्कुल ऐसा ही। हाँ ठीक है ना। और फिर वो दवाइयाँ आपको भी पता है अनफॉर्चुनेटली ये भी कि वापस रीसेल भी हो जाती है फार्मेसी पर ही। ठीक है, बाय बैक मॉडल भी हमारे पास। बिल्कुल सही। सो अनफॉर्चुनेटली देयर इज सो मच रेड टेप कह ले उसे, या एक ब्लैक मार्केट कह ले, जिसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनी इस चीज से जो ना, लेकिन इंटरनेशनली जो इंश्योरेंस कंपनी उसमें कवर होता है, बिल्कुल कवर होती है, बिकॉज उनका अपना एक नेटवर्क होता है। फार्मेसी, इंश्योरेंस कंपनी, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, दे ऑल वर्क इन अ सिंगल इकोसिस्टम के अंदर काम करते हैं। हमारे यहाँ पे अभी तक ये अनफॉर्चुनेटली डिसइंटीग्रेटेड साइलोस में काम कर रहे हैं सारे के सारे। कोई भी जो ना वो एक तरीके से आप समझ ले कि दे आर नॉट इंटरलिंक्ड टू ईच अदर, दे आर नॉट इंटरऑपरेबिलिटी नहीं है कि यार डॉक्टर ने जो आज बोला, जिस तरह से मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते, आप खुदा न खास्ता हॉस्पिटल जाए, वहाँ पर आपके साथ कुछ आप बीमारी को डायग्नोस हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल को एक फॉर्म भेजती है, ठीक है ना, और उसमें वो डिक्लेरेशन करते हैं कि इसको क्या बीमारी है, ये कब से आया हुआ है, इससे पहले ये आपके पास कितनी दफ़ा आ चुका है, किस डेट से इसको ये बीमारी है। ये सारी चीज़ें डॉक्टर से ये लेते हैं इनपुट, बट ये देने में कभी कभार डॉक्टर को आधा घंटा भी लग जाता है, कभी कभार 4 घंटे भी लग जाते हैं। इसकी वजह से डिलेज भी आते हैं अप्रूवल की तरफ से, यानी हॉस्पिटल को अप्रूवल इंश्योरेंस कंपनी से उस वक्त तक नहीं मिलेगा जब तक ये फॉर्म सबमिट नहीं होता, और जब तक फॉर्म सबमिट नहीं होगा उस वक्त तक इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट बी ओके कि हाँ ठीक है हम उसको लिमिट इसकी जो है उसको एक्सेस कर दें। वो जो हॉस्पिटल और वो जो है वो भी इतने ज्यादा अलाइन नहीं है कि इसमें ही मसला हो जाता है। अगर ये भी अलाइनमेंट होती तो आप सोचिए कि ये काम भी विद इन 15-20 मिनट्स मैक्सिमम हो जाना चाहिए था। अच्छा, आपका ये जो डॉक्टर हेल्थ रिकॉर्ड है,
आपका हर बंदे का, बिल्कुल वो हर हॉस्पिटल में अलग है। वो भी, हाँ ये मसला है। तो इंश्योरेंस कंपनी सोचे ना, खुद आप इंश्योरेंस कंपनी के पर्सपेक्टिव से, वो अगर देना भी चाहे तो जब तक सिस्टम पूरा एक सेंट्रलाइज नहीं होगा, दिस प्रॉब्लम विल नॉट बी सॉल्व। अच्छा, इंटरनेशनली ये प्रॉब्लम कोई एक स्पेसिफिक इदारा कर रहा है सेंट्रली, या व्हाट हाउ दे आर? सो यस, देयर आर वन बॉडी, सिंगल बॉडी, जिस तरह से दुबई के अंदर दुबई हेल्थ गवर्नमेंट बॉडी अथॉरिटी है। जी बिल्कुल। उसका काम ये है कि वो इवन लॉस तक बनाती है इंश्योरेंस के, हॉस्पिटल भी उनको फॉलो करते हैं, डॉक्टर्स भी उनको फॉलो करते हैं, फार्मेसीज भी उनको फॉलो करती है। बिकॉज देखिए, एट द एंड ऑफ द डे एक पेशेंट जो ना एक एम्प्लॉई है, बिल्कुल, या एक जनरल बंदा है, जो भी है, पॉइंट ये है कि वो उसने हर डिफरेंट टच पॉइंट से गुजरना ही गुजरना है। मैं अगर एक दफा डॉक्टर के पास चला गया तो मुझे मोस्ट लाइकली लैब भी जाना पड़ेगा, मुझे मोस्ट लाइकली फार्मेसी भी जाना पड़ेगा, और इवेंचुअली अगर चीज सही नहीं होती, इफ आई डोंट फाइंड अ सॉल्यूशन इन दिस पार्ट, देन आई माइट हैव टू गेट एडमिटेड इनटू अ हॉस्पिटल एज वेल, राइट? व्हिच इज हॉस्पिटल इज द लास्ट पार्ट। हमारे यहाँ हॉस्पिटल अनफॉर्चुनेटली बिकम्स लाइक द इनिशियल पार्ट। यस, हाँ ठीक है ना, वो हम फिर उसके बाद हम फिगर आउट कर रहे होते हैं कि अच्छा एक काम करते, सेकंड ओपिनियन ले लेते हैं। सो वो एक हमारे यहाँ जो ना एक वो आप समझ ले कि एक पूरा सिस्टम नहीं बना हुआ उसका। वरना अगर ये बना हुआ होता तो बहुत सारी चीजें हमारे हॉस्पिटल्स पे प्रेशर नहीं पड़ता। आज अनफॉर्चुनेटली हॉस्पिटल्स पे प्रेशर पड़ता है। अच्छा, इसकी अब ये देखिए, एक और ये डिस्कशन है, बट प्रिवेंटिव केयर नहीं है। अब देखिए, अब ये जब आप इस तरह से सिस्टम होते हैं ना, सिस्टम में प्रिवेंटिव केयर की तरफ भी थोड़ा चले जाते हैं, चेकअप्स की तरफ चले जाते हैं कि यार साल में एक दफा चेकअप हो जाए। ये नहीं होता। अच्छा, इंश्योरेंस इसी ये बड़ा अच्छा वो है कि हमारे यहाँ ना इस चीज़ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मतलब या इसको आप इस तरह से समझ लें कि कुछ लोग ना इसको थोड़ा सा वो ले लेते हैं, मैं चेक क्यों करवाऊँ, ये क्यों है, और ये इंश्योरेंस में कवर होता है वैसे नॉर्मली जो एम्प्लॉय इंश्योरेंस होती है कि यार ईयरली आप ये चेकअप करवा सकते हैं? देर आर सर्टेन प्लान्स जिसमें आप इंश्योरेंस कंपनीज करवाती है कवरेज इसकी, लेकिन इसकी कवरेज यूजुअली वो अपने सीनियर मैनेजमेंट लोग ही करवाती है, टू बी ऑनेस्ट विद यू। ये नहीं, अगर वो 1000 लोग की कंपनी है तो वो कहेगी कि यार मेरे जो सीनियर मैनेजमेंट लोग है, सी लेवल लोग है, बिकॉज उनके क्रिटिकल एम्प्लॉइज है उनके, तो वो उनका चाहते हैं कि भाई हर साल में एक दफा चेकअप हो जाए, उनका कोई भी अगर कोई डिजीज है खुदा ना खास्ता, या अर्ली स्टेज में वो डायग्नोस हो जाए, ताकि उसकी वो केयर उसी वक्त स्टार्ट कर दे। देखिए, हमारे यहाँ पे सारा जो चक्कर है ना, वो प्रायोरिटीज का है। बिल्कुल ऐसे एज पर्सनल अगर आप बोले यार नहीं है, तो उसकी एक सिंपल सी वजह है कि देखिए हमारे यहाँ पे इतनी स्पेंडिंग पावर नहीं है। ये हेल्थ केयर और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर तो उस वक्त आती है जब इंसान जो ना इस पॉइंट पर पहुंचे कि वो सोचे इस बारे में। हाँ, ठीक है, ये हर आदमी नहीं सोच सकता। वो कह रहा है मुझे बिजली का बिल नहीं दे पा रहा, ठीक है ना, मैं टाइम के ऊपर, या मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यार बिजली का बिल अगले महीने कितना आएगा, इतने ही यूनिट का। बिल्कुल सही। सो you do not have certainty in next month or next quarter or next year. So until you don't have this अब ये सब चोचले लगते हैं honestly speaking। अच्छा, मुझे बताया थोड़ा सा कि मतलब फॉर एग्जांपल अभी हम एम्प्लॉयर को छोड़ देते हैं, एज एन इंडिविजुअल अगर मैं कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाह रहा हूँ तो ईयरली पैकेज वेरी क्या करता है, मतलब व्हाट इज द रेंज? अगर देखिए, क्योंकि ईयरली पे करना होता है। जी ऐसे देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस जो ना वो दो चीजों पे उसका सबसे ज्यादा इन्हिसार है। एक है आपकी एज, और दूसरा ये कि आप कवरेज कितने लेने चाह रहे हैं। यानी जो आपका हॉस्पिटल कवरेज है या आपकी जो हेल्थ कवरेज है, वो आप कितनी अमाउंट की कवर लेना चाह रहे हैं। 1 लाख रुपए की लेना चाह रहे हैं कि 10 लाख रुपए की लेना चाह रहे हैं। जितना ज्यादा कवरेज उतना ज्यादा प्रीमियम, जितनी ज्यादा एज उतना ज्यादा प्रीमियम। सो द यंगर यू आर, आपका हेल्थ रिस्क कम है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कम प्रीमियम चार्ज करेगी। सो अगर आप एक 24 साल के हेल्दी इंसान है और आप जो है वो 3 लाख 4 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस करवाना चाह रहे हैं, तो इसका प्रीमियम मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, बट 6 से 7 हज़ार रुपए होगा ईयरली। अच्छा, ये प्रीमियम 3 से 4 लाख का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता अगर मैं बीमार होता हूँ या हॉस्पिटलाइज होता हूँ तो 4 लाख तक वो कवर करेगा इंश्योरेंस। उससे ऊपर अगर जाता है तो मुझे करना पड़ेगा। ऐसे अगर आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, वहाँ पे आपका जो रूम की रूम की लिमिट भी लिखी होती है आपके प्लान के अंदर कि आप ये वाला रूम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप उसी रूम फैसिलिटी को ही अवेल करते हैं और जो आपका खर्चा होता है वो आपको 4 लाख रुपीस तक जाता है, तो ठीक है, वो कवर होगा, इंश्योरेंस कंपनी देगी उसको। पैनल हॉस्पिटल पे होगा तो वो कैशलेस भी हो जाएगा, यानी आपको जेब से भी देना नहीं पड़ेगा। आप हेल्थ कार्ड दिखाएंगे अपना हॉस्पिटल पे, उस पैनल हॉस्पिटल में जाएंगे, अगर जो नेटवर्क हॉस्पिटल होता है तो तकरीबन हर इंश्योरेंस कंपनी के बाद तकरीबन 300
400, किसी के पास 500 भी हॉस्पिटल्स बिल्कुल ऑन ठीक। पैनल है, वहाँ जाएंगे आपको कवरेज मिल जाएगा। अगर आप नॉन पैनल पे जाते तो फिर आपको डॉक्यूमेंट सारे इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करने पड़ते हैं, Okay, जिसमें थोड़ा टाइम लग, रीइंबर्समेंट उसमें फिर 3 से 4 हफ्ते लग जाते हैं, और उसमें फिर रिक्वायरमेंट्स भी आपको काफ़ी एक मतलब एक लंबी लेंथ ऑफ बिल्कुल, हाँ, डॉक्यूमेंट्स है सही जो है। आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है। सही। अच्छा, इसके अंदर मुझे ये बताएं कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी देखा गया है, जैसे मैं एक बार हॉस्पिटल में था तो वहाँ पे एक बंदा आया था, उसके बाद इंश्योरेंस का था, कार्ड वगैरह भी था, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी और उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी, और वो बेचारा बंदा बैठ के रोल रहा है कि भाई मेरा तो ये लिखा हुआ है, तुम दो। तो ये क्यों इश्यूज होते हैं? मतलब एक तो आपने बताया डिस अलाइनमेंट है। अच्छा, ये जो टाइम लगता है ज़्यादा हॉस्पिटल पे, इसकी कुछ वजूहत है। उसमें से एक वजह तो ये भी होती है कभी कभार जो हॉस्पिटल है वो उसकी इंटेंट नहीं होती कि वो हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड के ऊपर जाए, बिकॉज उसका आज भी हॉस्पिटल से अगर हम डेटा दे उठाए तो 90% अभी भी वो कैश बिलिंग ही होती है बिल्कुल उसके ऐसा ही, अंदर। हाँ। हेल्थ कार्ड के ऊपर मुश्किल से 10% है। सो वो तो कभी कभार एक तो इंटेंट ये होती है कि किसी तरह से कस्टमर से कैश ले ले। दूसरा ये होता है कि सिंस इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ, प्री एग्जिस्टिंग है। अब आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस आपकी कंपनी ने कराई हुई है, लेकिन उसमें प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन सिर्फ 25% कवर्ड है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी लिमिट 5 लाख की है, आपके हेल्थ कार्ड पे लिखा हुआ है 5 लाख रुपए, तो पूरे 5 लाख रुपए कवर्ड नहीं है अगर आपकी बीमारी पहले से चल रही है, ठीक है। तो वो फिर 25% कवर है। हम्म। तो इसका मतलब ये कि 1.25 लाख रुपए आपकी एक्चुअल में प्री एग्जिस्टिंग की कंडीशन की कवरेज है। बिल्कुल सही। तो अब जब आप हॉस्पिटल पे गए तो जब तक इंश्योरेंस कंपनी को ये श्योरिटी नहीं मिल जाती कि ये वो बीमारी तो नहीं है जो कि इंश्योरेंस लेने से पहले की बीमारी है, उस वक्त तक वो क्लियर आंसर नहीं देगी हॉस्पिटल को कि भाई आप इसका कर दें, हम कवर कर देंगे। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एक क्रेडिट इशू हो रहा है हॉस्पिटल को इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से बिल्कुल सही है। कि भाई आप ये इलाज करा दीजिए, पैसे मैं दे दूंगा। बिल्कुल सही। यही हाँ, बात हो रही है बिल्कुल ना, ऐसा ही, इंश्योरेंस ऐसा कंपनी ही। कह रही है भाई आप पैसे रख ले, आप पैसे नहीं ले इलाज से करवा दें। इलाज करवा ले, मैं इसके पैसे आपको दे दूंगी। अब ये पैसे कितने देने हैं, ये जब तक वो क्वेश्चनर फॉर्म हॉस्पिटल को भेजेगी, हॉस्पिटल डॉक्टर से भरवाएगा, उसमें क्या लिखा हुआ है, अगर उसमें कहीं लिखा हुआ है और ऐसा नजर आ जाता है कि ये बीमारी पहले से चल रही थी इंश्योरेंस लेने से पहले की, या उसकी पॉलिसी में ऐड होने से पहले की, पॉलिसी में भी ऐड होने से पहले, यानी एक एम्प्लॉय, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, एक थोड़ा वो टेक्निकल मसला लेकिन समझना जरूरी है। आपने 1 जनवरी को इंश्योरेंस कराई अपने कंपनी की, अपने एम्प्लॉइज की, 15 फरवरी को नबील साहब को ऐड कर दिया गया पॉलिसी में। बिल्कुल सही। 20 तारीख को वो पॉलिसी आप कवरेज चले गए हॉस्पिटल में और आप इलाज कराने गए खुद ना कोई बीमारी की वजह से। लेकिन अगर वो कवरेज आपकी जो है स्टार्ट हुई है 20 तारीख को, 20 फरवरी को, 20 फरवरी को, अगर आपकी बीमारी 20 फरवरी से पहले की थी ना, पहले की थी, तो कवर नहीं होगी। इंश्योरेंस चल रही है 1 तारीख से, लेकिन क्योंकि आप पॉलिसी में ऐड हुए 20 तारीख को, मेक सेंस। तो 20 तारीख से पहले जो बीमारियां थी ना, वो उसकी सिर्फ 25% कवरेज है, 25% है। उससे ज्यादा कवरेज नहीं है। तो इंश्योरेंस कंपनी जब तक असर्टेन नहीं करती, इसके अंदर ये बैक एंड फोर्थ चलता रहता है, और कभी कभार दिस डिलेज, और फिर उसकी वजह से एंड यूजर को या उसकी फैमिली को, पेशेंट की फैमिली को यूजुअली सफर करना पड़ता है कि यार अप्रूवल नहीं आ रहा, हॉस्पिटल इतना टाइम क्यों ले रहा है। तो इसको यूजुअली एक्सपेडाइट करने का तरीका ये है कि आप जो ना वो क्वेश्चनर फॉर्म उनसे कहे खुद ही डॉक्टर से भरवा लीजिए, या उनको कहे कि भाई भरवा दे। थोड़ा सा प्रोसेस अगर आपको पता हो, पाकिस्तान में देखिए अनफॉर्चुनेटली हमें खुद थोड़ी सी चीजें पता चल जाए। मैं एक्चुअली यही पूछना चाह रहा हूँ कि इसका एक्चुअली प्रोसेस क्या है। फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा सा इस तरह से लेके चलते हैं इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर वो एम्प्लॉय भी है तो उसे इंश्योरेंस तो मिल गई है, लेकिन फिर बाद का प्रोसेस तो उसने खुद ही देखना है ना। हाँ। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं एक इंडिविजुअल हूँ, ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ इंश्योरेंस लेने का, ठीक है, तो उसमें 2 ऑप्शन है मेरे पास, इंडिविजुअल लूँ या फैमिली के साथ लूँ। तो अगर मैं इंडिविजुअल लेता हूँ तो मुझे किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए एज पर योर रिक्वायरमेंट, किसी भी मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता हूँ। और अगर फैमिली के लिए लेता हूँ तो क्या प्रोसेस होना चाहिए, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और खुदा ना खास्ता उसको यूज़ करने की अगर जरूरत पड़ जाए तो फिर उसका क्या प्रोसेस मुझे अप्लाई करना चाहिए। देखिए, यूजुअली सबसे पहली बात तो ये कि आपको एडुकेट कवर लेना चाहिए। एडुकेट कवर से मतलब ये है कि आपको ये एक अंदाज़ा होना चाहिए कि यार खुदा ना खास्ता अगर ये बीमारी हो गई, या हार्ट खुदा ना खास्ता अगर मेरा इलाज आ गया, तो उसका एक्सपेंस एक डिसेंट हॉस्पिटल में कितने का होता है। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक, एक नॉर्मल बीमारी का कम से कम जो ना आपको 3 से 4 लाख से कम की कवरेज तो लेनी नहीं चाहिए हॉस्पिटल की। बिकॉज इस वक्त रूम का जो रेंट है ना एक डिसेंट हॉस्पिटल के अंदर भी, वो सेमी प्राइवेट रूम का, वो तकरीबन 15 से 20 हज़ार के बीच में चला गया। बिल्कुल सही। ठीक है, अब 15 से 20 हज़ार में सिर्फ नाइट का खर्चा है एक हॉस्पिटल बेड पे इस वक्त खर्चा है। तो अगर आप 5 दिन भी खुदा ना खास्ता किसी हॉस्पिटल में आपको रहना पड़े, तो लाख रुपए तो सिर्फ रूम रेंट में चले। फिर उसके बाद जो सर्जरी की कॉस्ट है, फिर डॉक्टर की कॉस्ट है, वो मिला मिलू के 1.5 लाख 2 लाख रुपए एडिशनल
आपकी एक सिर्फ ये मैं बता रहा हूँ सिर्फ एक इंसिडेंट की बिल्कुल हाँ आपके साल के अंदर होता है, ये मैं दूसरा इंसिडेंट की बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक इंसिडेंट की बात कर बिल्कुल रहा सही। हूँ। 3 लाख रुपए तो कहीं नहीं आपके जाते, तो इसलिए अगर एक बफर इंसिडेंट खुदा ना खास्ता बड़ा हो जाता है, सो कीप अ बफर ऑफ 4 लाख 5 लाख रुपीस, ताकि आपके पास इन केस अगर जाना फॉर द जरूरत पड़ सेफ जाए साइड तो 5 लाख की आपके जब पास आप होनी खर्चा चाहिए। कर ही रहे, आप इमेजिन करिए खुदा ना खास्ता आप सिचुएशन में होते, आपने ली होती 3 लाख रुपए की कवरेज और आपके साथ हो जाता, तो आप उस जब 3 लाख रुपए खर्च खत्म हो जाते हैं, आपकी लिमिट खत्म हो जाती है और जेब से आपको 1 लाख रुपए और अपने देने पड़े होते, आप क्या सोच रहे होते, यार वो 8,000 रुपए की पॉलिसी मैंने क्यों ली यार, 10,000 रुपए की ले लेता मैं। बिल्कुल सही। क्योंकि एक दूसरी पॉलिसी में प्रीमियम ज्यादा फर्क नहीं था, हाँ। 10 से 12 3-4 अच्छा हजार ये रुपए का बताएं, फर्क जैसे फॉर एग्जांपल अगर 5 लाख की लेते हैं, क्योंकि मुझे आपकी बातों से एक आइडिया हो रहा है कि 5 लाख की तो होनी चाहिए 100%। जो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जिस तरह से चल जी, रही है, और जाहिर सी बात है कोई बीमारी बोल के तो आती नहीं है कि ऐसे भाई ही। मैं इस तरह से आ रही हूँ या एक्सीडेंट। अच्छा लेट्स सपोज 5 लाख की अगर कोई लेता है तो उसका अप्रोक्सीमेट ईयरली क्या बनता है, और अगर कोई 10 लाख की लेता है तो अप्रोक्सीमेट क्या मैं बनता है? अगेन मैंने आपको बताया 2 चीजें हैं इसके अंदर, एक एज है और एक कवरेज है। अब कंसिडर मैं करें age- 30s में है मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं, आप smartchoice.pk पे जाएंगे तो आपको वहां पे हमने पूरा Calculator दिया, वाला पूरा कैलकुलेटर है, आप अपनी एज डालें, ठीक है, आप अपने फैमिली मेंबर्स की एजेस डालिए, अगर बच्चे हैं, एक बच्चे 2 है, यू कैन ऐड मल्टीपल फैमिली मेंबर्स और आप वहीं पे अपना प्लान दे सकते हैं। एक अगर इंडिविजुअल की बात करें तो जैसे मैंने बताया आपको 8 से 10,000 रुपए, ये मैं बात कर रहा हूँ अर्ली 24 से 25 वाले की। बिल्कुल। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, इफ यू आर अबव 30-35 देन द प्रीमियम विल गो अप टू 15,000 18,000 20,000 अ ईयर, ओके राइट। बट और फैमिली की अगर बात करें तो फैमिली में अगर हस्बैंड वाइफ एंड 2 किड्स देन यू लुकिंग एट अबाउट 30-35,000 40,000 अराउंड दिस। बट और उसमें भी फायदा ये है कि आपको हर इंडिविजुअल को 5 लाख रुपए की लिमिट मिल रही है। ओके मतलब अगर ऐसा नहीं है कि पूरी कंबाइंड लिमिट है कि एक 5 लाख की लिमिट है, पूरी फैमिली में शेयरिंग हो रही है उसकी। अगर फॉर एग्जांपल हस्बैंड वाइफ एंड 2 किड्स हैं तो ईयरली अराउंड 40,000 और उसमें 40,000 तो आप समझ ले महीने का, यू आर लुकिंग एट अबाउट 3 to 4,000 रुपीज आपका जो ना एक्सपेंस है। अगर मैं बिल्कुल उसको ब्रेक डाउन करके मैं और ईयरली इसमें हर बंदे का तकरीबन 5 लाख का 5 लाख रुपीज का खर्च, ऐसा ही है। ठीक है। अगेन ये एज ब्रैकेट टू एज ब्रैकेट वेरी करता है। अच्छा इसके अंदर कुछ और चीजें भी होती हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका एक्सीडेंट, कुछ चीजें वो बोलते हैं कि यार एक्सीडेंट ये हो गया तो नहीं होगा कवर, ये होगा तो कवर होगा, ये कैसे बंदा, क्योंकि जो लेमैन जब पहली बार जाता है ना तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान में है ना, सिर्फ इंश्योरेंस इंडस्ट्री नहीं, हर इंडस्ट्री में जी जी ऐसे कि जो देने वाला है ना वो सही से गाइड नहीं करता, बंदा ले लेता है और जब उसे जरूरत पड़ती है तो उसे बोलता है ये तो है। फाइनेंशियल प्रोडक्ट में तो ये हर फाइनेंशियल प्रोडक्ट में यही मसला है। ये मसला आप इन्वेस्टमेंट का ले ले, ठीक है ना, आप वो स्टैरिक बना के नीचे कहीं लोन ले ले, ठीक है ना, आप और ये आप इंश्योरेंस ले ले। ये तीनों प्रोडक्ट्स अगर हम बात करें, इन्वेस्टमेंट्स, लेंडिंग, अगर मैं किसी से उधार ले रहा हूँ या मैं किसी पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इंस्टॉलमेंट में प्लॉट लेने उसमें भी ये मसला है। क्योंकि देखिए सारे जो ना प्रोमिसेस है, इफ यू लुक एट इट, दे आर ऑल पेपर वर्क, दे आर नॉट टेंजिबल। मैंने आप कोई और प्रोडक्ट की बात करें, हम परफ्यूम्स की बात करें तो वो टेंजिबल है, मैं हाथ लगा सकता हूँ, मैं स्मेल कर सकता हूँ, मैं फील कर सकता हूँ। ये प्रोडक्ट जो है ना वो, इसमें एजुकेशन बहुत जरूरी है। अनलाइक अदर प्रोडक्ट इसके अंदर एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए ये एजुकेशन जरूरी नहीं है कि आपको एमबीए है तो आपको सब आता है। मैं बहुत से एमबीए को जानता हूँ जिनको बहुत सारी चीजें नहीं पता, छोटी छोटी चीजों के बारे में। सो ये फाइनेंशियल अवेयरनेस है। यहाँ पे आप उन्हें ना जाहिल नहीं बोलिएगा, ला इल्म बोल मैंने नहीं थोड़ा मसला हो जाएगा। सो वो जो चीज़ है उसके अंदर जो मेरे हिसाब से आप अच्छे सवाल पूछे, यू नो, लर्न टू आस्क गुड क्वेश्चंस। और वो आप किसी भी, आप इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट हो, इंश्योरेंस का हो, तो इंश्योरेंस में ऐसे आप पूछे कि भाई क्या मुझे, आप अपने आप को सिचुएशन में डालें। अनफॉर्चुनेटली यू विल हैव टू पुट योरसेल्फ इन दैट वर्स्ट सिचुएशन, वर्स्ट ऑफ वर्स्ट। आपने बोला भाई मेरे पास हेल्थ कार्ड नहीं है और मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं सड़क पे पड़ा हुआ और मुझे कोई लेकर जाता है हॉस्पिटल, तो क्या होगा, क्या ये हेल्थ इंश्योरेंस में कवर्ड है कि नहीं। अब आप, ये एक सवाल है, मैंने एक जस्ट रैंडमली मैंने सोचा, लेकिन ये एक हो सकता है किसी के साथ, तो क्या ये कवर होगा। तो सामने से आपको जवाब उसका अगर क्लैरिटी के साथ नहीं मिलता और आपको आए बाएं शायद मिल रहा है, तो आप एक और सवाल पूछे, भाई मुझे बताइए कवर है कि नहीं। क्योंकि मैं आपको बताया तो वैसे कवर्ड है, बिकॉज ये एक्सीडेंटल तो कवर्ड है, कवर्ड होता है, एक्सीडेंटल तो डे 1 से कवर्ड होता है। अच्छा मुझे एक और चीज़ ये बताएं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं इंश्योरेंस के अंदर जो लोगों को लगता है कवर नहीं होगी लेकिन वो कवर होती है, ऐसी कौन सी चीज़ें, ताकि लोगों को पता हो गया यार। एक जो चीज़ है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि हेल्थ इंश्योरेंस में कवर्ड होती है और बहुत से लोगों को नहीं पता होती, वो है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज। यानी कि आप अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते और 2-3 दिन रहते अंडर ऑब्जर्वेशन डॉक्टर के, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं वो सारे
हेल्थ केयर एक्सपेंसेस जो कि आपने हॉस्पिटल एडमिट होने से 30 दिन पहले किए थे और 30 दिन बाद किए थे। कैसे? ओके, सो आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए, ठीक है ना, आपने इलाज हो गया आपका। अब उससे पहले यूजुअली होता ये कि आप किसी डॉक्टर के पास गए होंगे, आपको डॉक्टर ने कोई टेस्ट लिख कर दिया होगा, बिल्कुल सही है। और साथ बोला होगा ये दवाई भी खा लेना। फिर आप उस डॉक्टर के पास वापस गए होंगे टेस्ट दिखाने के लिए, उस डॉक्टर ने बोला होगा यार ये सिचुएशन ऐसी है, तुम एक काम करो, तुम्हारी सर्जरी रिक्वायरमेंट है, तुम एडमिट हो जाओ, ठीक है ना, 3 दिन की 2 दिन की है सर्जरी, मतलब सर्जरी के बाद 2-3 दिन का अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे और रिलीज कर देंगे। ये वो जो सारे एक्सपेंसेस है ना, ये सारे आप रीइंबर्स करवा सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी से, अच्छा, और ये आपकी लिमिट में कवर्ड है। ओके। तो इसमें डॉक्टर का खर्चा, लैब की खर्चा, मेडिसिन का खर्चा, तो इस तरह से आपका जो पहला सवाल था कि मेडिसिन कवर्ड नहीं होती, मेडिसिन कवर्ड होती है, लेकिन इस तरीके से कवर्ड इस तरीके से और रिलीज होने के बाद, यूजुअली जब आप रिलीज होते हैं तो डॉक्टर आपको एक नोट लिख के देता है कि आपने 14 दिन तक ये दवाई खानी है, आपने ये टेस्ट कराना है और 2 हफ्ते बाद मुझे आना है वापस दिखाने के लिए, ये भी कवर्ड है, आप ये भी रिइंबर्स करवा सकते हैं। सो ये एक, क्योंकि ये वो एक्सपेंसेस है जो कि आपके हॉस्पिटल एडमिट होने से जुड़े हुए, मेक सेंस। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस इसको कवर कर देती है। इसका मतलब ये कि फॉर एग्जांपल जैसे मेरी बच्ची के साथ हुआ था, उसको डायरिया टाइप की चीज़ होती है ना, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टिंग में नहीं समझ में आती, तो उसे हम डॉक्टर के पास ले गए सब के, फिर वो 2-4 दिन एडमिट रही। तो इस केस में जो स्टार्टिंग में हो, क्योंकि हमें जो हमारी पास इंश्योरेंस है ना, ठीक है, तो उसमें हॉस्पिटल वाली तो कवर हो गई, लेकिन आगे और पीछे वाली तो हमने खुद दी थी, हमें पता ही नहीं था। ऐसा ही है, ठीक है, तो इसका मतलब हम उसको भी जी बिल्कुल बिल्कुल। यूजुअली ये, अच्छा ये चीज सिर्फ हॉस्पिटल में नहीं, इवन मर्टर्निटी के केस में भी कवर्ड है। अच्छा, हाँ, तो आपके ये जो प्री नेटल जिसे हम कहते हैं एक्सपेंसेस, जब आप ऑब्वियसली प्रेगनेंसी के दौरान गायनेकोलॉजिस्ट को बार बार आपको दिखाना पड़ता है, लेकिन आपके कितने? अल्ट्रासाउंड 30 दिन? लेकिन नहीं, इसमें पूरे अरसे के, पूरे 9 सो पूरे 9 मंथ्स का अगर जो भी उसका एक्सपेंसेस है, अल्ट्रासाउंड के हो रहे, कोई दवाई खा रहे, या कभी कभार एक कोई डॉक्टर कहता है कि भाई आपकी आयरन की डेफिशिएंसी बताइए आपने, ये तो मेरे ख्याल से 99% लोगों को नहीं हाँ, पता। ये हम अपने क्लाइंट्स को तो हम बड़ी ट्रेनिंग के अंदर जब हम उसको करते हैं तो हम बड़ा गाइड करते हैं इसके ऊपर कि, और इसका प्रोसेस भी कैसे फॉलो करते हैं वो सारा हम समझाते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स लोग संभालते भी नहीं है कभी कभार, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो अगर संभाल लेंगे तो वो क्लेमेबल है। और सो मर्टर्निटी के अंदर भी एक बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर आपकी कंपनी ने आपको एज एन एम्प्लॉयर ने आपको 2 लाख रुपए की लेट्स से मर्टर्निटी कवर दिया हुआ है, और उसके अंदर से जो ना आपका सिर्फ खर्चा आया 1 लाख रुपए का एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, तो आपके पास 1 लाख रुपए बचे हुए, आप अपने पुराने सारे 9 मंथ्स के एक्सपेंसेस आप रीइंबर्स करवा सकते हैं। ये आप बड़े देर में बता रहे हैं, 2 बच्चों में नुकसान हो गया मेरा तो। चले तीसरे में कर दिया। सही, ठीक है। और इसी तरह से 2 बड़े आई थिंक इसके अलावा बाकी डे केयर सर्जरीज आर वन ऑफ द ऑल्सो, लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि बहुत से लोगों का मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन कवर्ड है, ठीक है ना, हॉस्पिटलाइजेशन कवर्ड नहीं है। इसके अलावा ये भी कवर्ड है कि आपकी जो कैटरेक्ट है, ये तो डे केयर सर्जरी होती है, इसमें आप एडमिट नहीं होते हॉस्पिटल, बिल्कुल सही है। आप जाते 2-3 घंटे का ये प्रोसीजर होता है, आप रिलीज हो जाते हैं। इस तरह से एंडोस्कोपी हो गया, इवन दैट इज ऑल्सो कवर्ड। सो बहुत सारी ऐसे डे केयर सर्जरीज की कोई 25-30 टेस्ट है डे केयर सर्जरीज के, जो कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस में आप उसका क्लेम ले सकते हैं। अच्छा, सो इवन दैट इज ऑल्सो कवर्ड। एक और आखिरी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वो हम जो अपने क्लाइंट्स को के लिए हमने स्पेशली वो करवाया है कि इमरजेंसी कवर हम करवाते हैं। सो इमरजेंसी कवर बेसिकली प्राइमरीली का उसका मतलब ये है कि आप गए, आप सॉरी जैसे आपने बताया भी कि आपकी बेटी को डायरिया हो गया या किसी को डायरिया हो जाता है यूजुअली, या तो वो उसको जो ना डिहाइड्रेशन हो जाती है, और डिहाइड्रेशन के लिए आप जब जाते हैं हॉस्पिटल तो वहां पर आपको इमरजेंसी में एडमिट हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो आप पूरा दिन तो नहीं, मतलब पूरा ओवरनाइट तो नहीं स्टे करते, यूजुअली 5-6 घंटे बाद वो आपको रिलीज कर देते हैं, जब आपकी स्टेबल हो जाती है कंडीशन, तो होते हैं कि भाई अब आप जा सकते हैं। सो इवन दैट कैन बी कवर्ड फ्रॉम योर हेल्थ इंश्योरेंस एज वेल। अच्छा, सो इवन दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, एज लॉन्ग एज कि आपको कोई इंजेक्शन या आईवी लगी है। अगर आप सिर्फ वहां गए, आपने डॉक्टर को दिखाया और आप आ गए, तो वो कवर नहीं होगा। बट अगर इफ यू आर इन क्रिटिकल सिचुएशन और आपको स्टेबलाइज करना है, तो अंटिल यू आर नॉट स्टेबल, वो दैट एक्सपेंसेस इज आल्सो कवर्ड ऑन योर हेल्थ इंश्योरेंस। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे एक और चीज़ ये बताएं कि जब एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं, तो उसमें सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस ही मेनली कवर होती है, कोई और इंश्योरेंस भी होती है, या एम्प्लॉयर ज़्यादातर सिर्फ हेल्थ को ही देखते हैं? देखिए, हेल्थ तो बेसिक है, जैसे मैंने कहा कि हर एम्प्लॉय को ज्वाइन करने से पहले तो हेल्थ इंश्योरेंस तो देखनी है, और उसमें क्या लिमिट्स है, क्या कवरेज है, वो देखनी है। ओपीडी है कि नहीं है वो भी देखनी है। ओपीडी इज ऑल्सो अ बेनिफिट दैट यू नो यू शुड लुक एट, बिकॉज अगेन आपको देखिए, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। एक कंपनी जब इंश्योरेंस कराती है हेल्थ इंश्योरेंस, तो उसके अगर 100 एम्प्लॉय है ना,
तो पूरे साल में 15 से ज़्यादा लोगों पर उसका यूटिलाइजेशन नहीं आएगा, यानी 15 से ज़्यादा लोग उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाकी 85 लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी पूरे साल। ये एक स्टेटिस्टिक्स है, आप समझ लीजिए। ये कोई मैं कोई गारंटी नहीं कह रहा, हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादा हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी तो इंश्योरेंस कंपनी का यस, बट दिस इज हाउ इट यूजुअली वर्क्स। राइट, तो इसका मतलब ये हुआ कि 85 लोगों को तो नहीं होना इस्तेमाल ही नहीं किया हेल्थ इंश्योरेंस, लेकिन उनके फिर भी हेल्थ केयर एक्सपेंसेस होंगे, और वो होंगे छोटे मोटे, और वो होंगे डॉक्टर के पास गए, बीमार हो गए, बुखार हो गया था, लैब टेस्ट करा लिया, दवाइयां ले ली, तो ओपीडी उस हिसाब से का इम्पैक्ट सब पर है, बिकॉज ओपीडी की रिक्वायरमेंट सबको पूरे साल में रिक्वायरमेंट आई जाती है। अब कंपनी के लिए ये जरूरी नहीं कि वो इतनी ही ज्यादा कवरेज दे के सारे मेडिकल बिल्स और सारे डॉक्टर को कवर कर ले, लेकिन एक लिमिट बना सकती है कि यार मैं अपने एम्प्लॉय के लिए जो ना तकरीबन 30,000 रुपए साल के या 30,000 रुपीज या 40,000 रुपीज पर एम्प्लॉय पर ईयर एक मैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे फॉर एग्जांपल 5 लाख की जो लिमिट है उसमें से बोले यार 4 लाख इस तरह की और 1 लाख। अच्छा, मैंने कहा ना कि ये हेल्थ इंश्योरेंस में कवर्ड ही नहीं हो सकता। अच्छा, कवर्ड ही जैसे हमने डिस्कस किया इकोसिस्टम का जो लैक ऑफ इंटीग्रेशन है या चेक इन बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से ये कवर नहीं हो सकता। तो ये फिर आपको एक आप समझ लीजिए कि ये एक सेल्फ मैनेज्ड जो ना वो एक वो है, आप सेल्फ इंश्योरेंस करवा रहे हैं आप अपनी। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एम्प्लॉय भी उसका डॉक्टर बिल अपना क्लेम करे, हो सकता है किसी को जरूरत ही ना पड़े पूरे साल में, तो ये जरूरी नहीं है कि ये इस तरह से, बट ये एक तरीका है ओपीडी का। इसके अलावा आपने पूछा कि और क्या बेनिफिट, तो लाइफ इंश्योरेंस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल है, क्योंकि हमारे साथ भी एक कस्टमर थे, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक हमारे एक कस्टमर थे जिनके एम्प्लॉय ने मतलब दे हायर्ड अ पर्सन, और अचानक से उनकी ज्वाइन करने के 2-3 महीने बाद उनकी तबीयत खराब हो गई। अच्छा, वो यूजुअली कंपनी जो ना प्रोबेशन के बाद हेल्थ इंश्योरेंस देती है, बट ये जो हमारा क्लाइंट था, ये इसने पहले दिन से अपने हर एम्प्लॉय की हेल्थ इंश्योरेंस कराई थी, रिगार्डलेस के वो प्रोबेशन पे है या परमानेंट है। और उसका ये हुआ ये कि 3 महीने के अंदर ही उसका एक अचानक से हॉस्पिटल गए और वहाँ कैंसर डायग्नोज हुआ, और बिल्कुल लेट स्टेज डायग्नोज हुआ। अच्छा। और बहुत बड़ी जो ना उसका अच्छा कवरेज अच्छी ली हुई थी कंपनी ने, तकरीबन 10-12 लाख रुपए की ली हुई थी, तो पूरा हेल्थ इंश्योरेंस में कवर हो गया, एवरी सिंगल एक्सपेंस वाज कवर्ड। दिस पर्सन गॉट स्टेबलाइज्ड, ही वाज वर्किंग फाइन। अचानक से 2 हफ्ते बाद फिर से वो रिलैप्स हो गया वापस, और ही गॉट एडमिटेड एंड अनफॉर्चुनेटली ही पास्ड अवे। तो वो सारा हेल्थ का तो एक्सपेंस हो गया, फिर उसकी लाइफ इंश्योरेंस किक्ड इन। ओके, मैं आपको लाइफ इंश्योरेंस का इम्पैक्ट बता रहा हूँ। अब उसकी लाइफ इंश्योरेंस किक्ड इन, तो लाइफ इंश्योरेंस में कंपनी ने उसकी 7 मिलियन की हर एम्प्लॉय की अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवाई हुई थी। जबरदस्त, ठीक है। और आप सोचे 3 महीने बाद उसका ये तो खबर हुआ, और ऑब्वियसली उनकी फैमिली में उनकी 2 बच्चे थे, एंड दे वर इन गोइंग टू कॉलेज, और एक अच्छी, लेकिन उनके एक्सपेंसेस थे, उनके फिक्स एक्सपेंसेस हो जाते हैं आपकी जिंदगी में। तो वो लाइफ इंश्योरेंस का जो क्लेम है फिर जब उनको मिला, तो इवन दैट गिव दैट सर्टेनिटी टू देयर फैमिली कि हाँ यार, ये कंपनी की तरफ से कंपनी ने करवाई हुई थी इंश्योरेंस, तो हमें ये 7 मिलियन का क्लेम भी मिली है। सो एक इंसान की जिंदगी में ये भी बड़ी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, कभी भी कि जरूरी नहीं है कि इंसान के आप हयात के अंदर आप सोचे, आप उसको बाद में भी सोचना है कि यार वो लाइफ इंश्योरेंस भी अगर मैं दे देता हूँ तो जो एम्प्लॉय, देखिए एम्प्लॉय को क्या चाहिए, कंफर्ट चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही। एम्प्लॉय को प्रोडक्टिविटी देने के लिए, आउटपुट देने के लिए, ठीक है ना, अगर उसके पीस ऑफ माइंड है, मेंटली सुकून में कि हाँ यार फलाना मेरे एक्सपेंसेस कवर्ड है, तो इंसान बोलेगा चलो मेरी जो सैलरी है वो मैं डिफरेंट और चीज़ों पे खर्चा करूंगा, और उससे पहले कि वो एंटरटेनमेंट और अपने इन्वेस्टिंग का सोचे, और भी बहुत सारे खर्चे हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में तो अब ये हो रहा है, मैं अभी डिस्कशन कर रहा था दोस्तों से ना, कि पाकिस्तान में ना अगर अभी कोई बंदा ना 50-60 हज़ार रुपए मेहनत करके इंक्रीमेंट करता है ना, तो वो केई को देने के लिए इंक्रीमेंट कर रहा है। ऐसा ही है, तो क्योंकि हर इंसान का जैसी अपनी उसकी एक सैलरी बढ़ती है तो उसका लाइफ स्टाइल भी इंप्रूव होता है, लेकिन जैसे लाइफ स्टाइल इंप्रूव होता है तो उसकी सेविंग्स की और इन्वेस्टिंग की गुंजाइश जो ना वो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लोग बाद में सोचते हैं, जबकि ये काम बहुत पहले सोचने का है। बट एनीहाउ, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, सो लाइफ इंश्योरेंस इज वेरी क्रिटिकल। लाइफ इंश्योरेंस में जैसे आपने बताया कि उसका अगर अब हमने करना है तो 6-7-8 हज़ार रुपए ईयरली होता है, तो लाइफ इंश्योरेंस का कितना होता है ईयरली? लाइफ इंश्योरेंस का अगेन वही सिमिलर टू द फैक्ट कि आपकी कितनी लिमिट्स है, कितनी कवरेज कराना चाह रहे हैं। अगर एम्प्लॉयर की बात करें, एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉइज की करवाना चाह रहा है कि यार मैं हर एम्प्लॉय को 10 लाख रुपए की मेरी एक कवरेज हो, तो दिस कॉस्ट अबाउट 4 to 5,000 रुपीज पर एम्प्लॉय पर ईयर। ये आप 10 लाख रुपए की बात कर रहा हूँ, लाइफ इंश्योरेंस की बात जी। तो अगर उसके 20 एम्प्लॉइज है तो 1 लाख रुपए में हो जाएगी। 1 लाख रुपए में सारे एम्प्लॉइज की 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस होगी। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताएं। अच्छा, लेकिन एक और चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, सॉरी, बिफोर यू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
लाइफ इंश्योरेंस में सिर्फ डेथ बेनिफिट कवर्ड नहीं है, इसके अलावा भी चीजें कवर्ड है। बताएं। टेम्पररी डिसेबिलिटी भी कवर्ड होती है, यानी कि अगर बंदा जो है वो खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट होता है और उसके पाँव में लग जाता है और वो गोज ऑन बेड एंड ही कैन नॉट गो टू वर्क, तो इंश्योरेंस कंपनी के अंदर ये प्रोविजन है कि इंश्योरेंस कंपनी उसकी मिनिमम सैलरी भी देगी। फॉर हाउ लॉन्ग? फॉर 3 to 6 months इसका एक पीरियड होता है। ओके। बट ये प्रूफ करना पड़ता है ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्स के थ्रू कि हाँ यार ये ही इज ऑन बेड रेस्ट, डॉक्टर ने ये एडवाइस की हुई है और उसका ऑपरेशन हुआ था। अगर वो हेल्थ इंश्योरेंस में कवर्ड है और लाइफ इंश्योरेंस भी उसी कंपनी से कराई हुई है तो फिर तो ट्रांजेक्शन बहुत आसान हो जाता है, बिकॉज दोनों के बीच में एक इन्फॉर्मेशन जा रही। बट तो ये एक एडिशनल बेनिफिट है। परमानेंट डिसेबिलिटी भी होती है कि अगर परमानेंटली वो डिसेबल हो जाता है, उसका फुट या उसका हैंड या लिम या समथिंग अराउंड दैट, इसका भी एक आपको कवरेज मिलता है, उसका भी आपको एक पे आउट, क्लेम पे आउट मिलता है। सो उसके अंदर भी सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस का मतलब सिर्फ डेथ बेनिफिट नहीं है, टेम्पररी डिसेबिलिटी भी है, परमानेंट डिसेबिलिटी भी है। कुछ इंश्योरेंस के अंदर आप चाहे एज अ कंपनी, अच्छा ये जो मैं आपको सारी बात बता रहा हूँ ना, ये कंपनीज के लिए ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। अनफॉर्चुनेटली एम्प्लॉइज जब अपनी अगर यानी एक इंडिविजुअल अपनी करवाने जाएगा तो प्लान्स बड़े फिक्स्ड है, मुश्किल नहीं, फिक्स्ड है। कितने? जैसे मैंने आपको बताया कि फिक्स्ड है कि अब उसमें क्या है कि उसमें कुछ चीजें कम होगी और ग्रुप हेल्थ में या जो आप कंपनी कराएगी उसमें कवरेज ज्यादा है। अच्छा, ओके, ठीक है ना, मतलब उसमें वो ले ही नहीं सकता, वो ले मटर्निटी नहीं मिलेगी आपको, आप इंडिविजुअल ले जाएंगे आपको मटर्निटी नहीं मिलेगी। ठीक है ना, आप कंपनी कराने जाएंगे आपको ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज देखिए ये एक प्लान्ड इवेंट है। अच्छा, राइट, इट्स नॉट हेल्थ इंश्योरेंस। कंपनीज के अंदर चक्कर ये होता है, सेंसेस होते, ज्यादा लोग होते तो उसको पता है कि हाँ ठीक है यार ये अगर सबकी भी करा, सबकी, क्योंकि उसमें भी सबकी करानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि ही कैन पिक एंड चूज के यार इसका इस साल मटर्निटी आने वाला है तो यार जरा मैं इसकी से इन 4 लोग की कराता हूँ, बाकी किसी की नहीं कराता। करवानी तो सबकी पड़ेगी। तो उस वजह से वहां पर इंश्योरेंस कंपनी वो बेनिफिट दे देगी, इंडिविजुअल नहीं। तो ये जो लाइफ इंश्योरेंस है इसके अंदर भी आपको जो कवरेजेस है वो सारी मिल जाती है अगर आप अपनी एम्प्लॉयर करवाता है तो उसका ये एडवांटेज है। इसके अलावा अगर आप बोलेंगे लाइफ इंश्योरेंस के अलावा और कौन से बेनिफिट है, सो प्रोविडेंट फंड इज नेक्स्ट थिंग दैट यू शुड कंसीडर। अगेन ये हर बिजनेस की एक जर्नी है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पहले दिन ही ये सारे बेनिफिट्स ऑफर करना शुरू कर दें, बट आई थिंक यू शुड स्टार्ट डेफिनेटली विद हेल्थ एंड लाइफ एट द सेम टाइम। हेल्थ एंड लाइफ में भी ये स्टेप नहीं होना चाहिए, ये एक साथ होने चाहिए। फिर उसके बाद अगले साल आप देख सकते हैं कि यार बजट है तो आप ओपीडी ऐड करें, उसके बाद अगर बजट है तो प्रोविडेंट फंड ऐड करें, बिकॉज प्रोविडेंट फंड इज प्राइमरीली अ रिटायरमेंट बेनिफिट। और हमारे यहाँ पे उसका कल्चर अभी है तो सही, लेकिन वो अगेन लार्ज कंपनीज में ही एग्जिस्ट करता है, स्मॉल कंपनीज में एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, मुझे बताइए प्रोविडेंट फंड के बारे में आपने बताया, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बताएं, क्या प्रोसेस होता है, क्या बेनिफिट्स होते हैं, किस तरह से वर्कआउट करता है? सो प्रोविडेंट फंड जो है वो प्राइमरीली इट्स अ कंट्रीब्यूशन व्हिच इज डन इक्वली बाय एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। तो ये एक सर्टेन कंट्रीब्यूशन हर महीने एम्प्लॉय की एक परसेंटेज ऑफ सैलरी जो ना वो डिडक्ट होगी और उतना ही अमाउंट कंपनी भी कंट्रीब्यूट करेगा एक फंड के अंदर। ठीक है। अच्छा, ये जो हम डिस्ट्रीब्यूशन या कितना होगा वो परसेंटेज, बाय लॉ अगर हम बात करें तो बाय लॉ ये बेसिक सैलरी का 8.33% है। अच्छा, बेसिक सैलरी का एम्प्लॉय देगा अपनी बेसिक एम्प्लॉय की जो सैलरी है उसकी जो बेसिक सैलरी है उसका 8.33% डिडक्ट होगा। ठीक है। उसकी सैलरी में से अगर वो इमेजिन करें अमाउंट बनता है 3,000 रुपये, उतना ही अमाउंट कंपनी भी डालेगी 3,000 रुपये एडिशनल। अब ये बन गया 6,000 रुपये। ये 6,000 रुपये एक इन्वेस्ट हो जाएगा एक फंड के अंदर। ठीक है। और फिर ये हर महीने चलता रहेगा। ये आपकी, आप समझ ले, एक एडिशनल सेविंग है जो कि कंपनी की तरफ से भी एक कंट्रीब्यूशन आ रहा है और एम्प्लॉय की भी कट रही है, बिकॉज इक्वली दे रहे, और ये ऐसे ऐसा करके ग्रो होती रहती है। ठीक है। सो ये एक फैसिलिटी है, एक बेनिफिट है जो कि आपको एज अ कंपनी मिलती है। तो ये किस तरह से मिलती है? फॉर एग्जांपल, क्योंकि अच्छा इसके अंदर 2 सवाल हैं। एक तो ये कि फॉर एग्जांपल 5 साल किसी ने काम किया या 2 साल काम किया, फिर वो दूसरी कंपनी में मूव हो गया, तो मूव होने के बाद क्या होता है ये? क्योंकि जाहिर सी बात है उस कंपनी के साथ तो खत्म हो गया, अब नेक्स्ट कंपनी दे या ना दे एक अलग सवाल है। और फॉर एग्जांपल एक कंपनी में अगर वो 5 साल टिका हुआ है तो फिर प्रोविडेंट फंड किस तरह से एट द एंड ऑफ द डे कैलकुलेट क्या होता है? लेट्स सपोज 5 अगर 6,000 महीने हैं तो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 5 बाय 12 या कोई और भी फॉर्मूला लगता है? देखिए बिल्कुल ऐसा ही है, स्टैंडर्ड है कि ये हर महीने इन्वेस्ट हो रहा है। ठीक है। लेकिन ये इन्वेस्ट हो रहा है तो ये ग्रो हो रहा है। यस, हाँ, ग्रोथ रेट क्या है? अब ग्रोथ रेट देखिए, अब तो ये डिफरेंट फंड्स हैं। ठीक है। इस वक्त जो आपके पास शरिया कंप्लाइंट फंड है वो टी बिल्स के अंदर, सुकूक बॉन्ड्स के अंदर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं।
तो हमारे पास मतलब हम एज अ सर्विस दिस वी ऑफर एंड वी वर्क विद अ शरिया कंप्लाइंट फंड जिसके अंदर आप ये इन्वेस्ट करते हैं और इसका जो रिटर्न है इस वक्त, क्योंकि आपको भी पता है इंटरेस्ट रेट अभी थोड़ा सा नीचे हुआ है, तो दिस हैज कम डाउन टू 19% ऑन एवरेज आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स। नहीं ये तो ऑब्वियसली बिफोर है, ये तो टैक्स तो आपका बाद में ही डिडक्ट होता है, बट 19% इस वक्त इसका एनुअल रिटर्न चल रहा है। ये सुकूक के अंदर, ये सुकूक के अंदर है, इट्स अ शरिया कंप्लाइंट फंड है, ठीक है। और ये हर महीने पैसे 6,000 रुपए, हमने जो पहले वाली मिसाल ली 3,000 रुपए जो है वो जा रहे, अब ये करते रहे और आप 2 साल बाद आप छोड़ रहे, अब 2 साल बाद वो कंपनी आपको वो पैसे पूरे दे देगी, दैट मनी इज योर्स, और वो ऐसे ऐसे करके ग्रो भी हो चुका होगा। बिल्कुल सही। अच्छा, ड्यूरिंग दिस टाइम कुछ कंपनीज ने अपनी पॉलिसीज भी निकाली होती है कि वो अलाउ करते हैं कि ये जो फंड में आप इन्वेस्ट हो रहा है ये पैसे, इसमें से आप लोन भी ले सकते हैं एज एन एडवांस। अच्छा, ये जो पैसे होते हैं कंपनी के पास होते हैं या उस फंड पे चले जाते हैं? अब देखिए, उसूलन तो ये कंपनी जो ना एक फंड में डालना चाहिए उसको, या एक थर्ड पार्टी के पास रखना चाहिए, या एक अलग बैंक अकाउंट में रखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसका थोड़ा सा प्रोसेस समझा देता हूँ मैं। सो प्रोविडेंट फंड अगर आपको एज अ कंपनी लॉन्च करना है तो उसके 2 रास्ते, एक है रिकग्नाइज्ड फंड और एक अनरिकग्नाइज्ड फंड। रिकग्नाइज्ड फंड जो है उसके लिए आपको एक ट्रस्ट बनानी पड़ती है, और एक ट्रस्ट ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप फॉलो करेंगे तो आपकी ये ट्रस्ट बन जाएगी। जब ये ट्रस्ट बन जाती है तो उस ट्रस्ट के अंदर शेयर होल्डर्स होते हैं, उसका एक मैंडेट होता है, उसमें लिखा हुआ होता है, और सारे एम्प्लॉयज उसी ट्रस्ट को ही सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है, सही। उस ट्रस्ट का एक बैंक अकाउंट भी खुलता है, राइट। और जो पैसे हमने हर महीने एम्प्लॉयर ने काटे उसकी सैलरी में से और अपनी इन्वेस्टमेंट की, वो उसके अंदर डालेगा। बिल्कुल सही है। उस बैंक अकाउंट में डालने हैं हर महीने, उसका ऑडिट भी होता है, उसकी बैंक स्टेटमेंट भी होती है, और वो सब कुछ नजर आ रहा होता है कि उसमें, अच्छा, इवन मैंडेट के अंदर लिखा हुआ भी होता है जो आपका ट्रस्ट बनती है कि ये किस फंड में इन्वेस्ट आप कर सकते हैं, क्या आप इन्वेस्ट कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। कुछ ट्रस्ट कहती है, कुछ कंपनी बोलती है यार हमें इन्वेस्ट नहीं करना, ये पैसे जैसे है प्रिंसिपल अमाउंट है, इसे हमें प्रिंसिपल अमाउंट को हम नहीं करेंगे। ओके। कुछ कहते हैं कि नहीं, हम इसका मैंडेट बनाएंगे कि हमें इसको इन्वेस्ट करना है। सो ये उस ट्रस्ट के हिसाब से चलता है, एंड उस थर्ड पार्टी अकाउंट में पड़ा रहता है, यानी बैंक अकाउंट में पड़ा रहता है उस ट्रस्ट के अंदर। अब वो ट्रस्ट में से वो पैसे कहीं इन्वेस्ट हो सकते हैं, ठीक है, सही है। ठीक है। एक तरीका तो ये है कि वो कंपनी खुद मैनेज करे वो फंड, बिल्कुल सही है। उसके अंदर एक ट्रेजरी का बंदा या एक फाइनेंस का बंदा बैठ के उसको इन्वेस्ट कर रहा है, उसके रिटर्न्स देख रहा है, उसको कभी डिपॉजिट में डाल रहा है, क्योंकि वो एक कॉस्ट है कंपनी की, या उसका एक टाइम लग रहा है उसके अंदर, या तो वो करे। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो, जैसे हमारे पास एक सर्विस है कि आप हमारे साथ पार्टनर कर ले तो हम हर इंडिविजुअल को एक अकाउंट खुलवा लेते हैं। अच्छा, ओके। तो हर इंडिविजुअल का एक अकाउंट खुल जाता है, उस इंडिविजुअल के अकाउंट में हर महीने उसके जो पैसे डिडक्ट हुए थे वो पैसे चले जाएंगे। अच्छा। और वो ट्रांसपेरेंट है क्योंकि वो अपनी ऐप पे देख भी सकता है। अच्छा, ओके। वो देख सकता है कि आज मेरी कंपनी ने ये जो पैसे 6,000 रुपए मेरी कंपनी ने बोला कि मैंने काट लिए तुम्हारी सैलरी में से, और अपने जो पैसे थे वो डाल दिए, मेरा अकाउंट में नजर आ रहे हैं। फिर उसको वहां पे उसकी ग्रोथ भी नजर आ रही है कि हर महीने हर रोज कितना ग्रो करता जा रहा है। सो एक तो तरीका, 2 तरीके ही है। सो दिस इज, और दूसरा एक और तरीका ऑप्शन ये है कि आप अनरिकग्नाइज्ड है। अनरिकग्नाइज्ड के अंदर आप ट्रस्ट नहीं बनाते, बिल्कुल सही है। वो फिर आप अपने ही बुक्स पे रखते हैं उस पैसों को, लेकिन उसमें भी आप हमारी सर्विस इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड वी कैन ओपन अ बैंक अकाउंट फॉर एवरी इंडिविजुअल पर्सन। सो हमारे लिए तो इंडिपेंडेंट है आप रिकग्नाइज्ड है या आप अनरिकग्नाइज्ड है, बट फॉर ट्रांसपेरेंसी पर्पस ऑफ एम्प्लॉइज कि यार उनको ट्रस्ट आए कि ये पैसे, बिकॉज एट द एंड पैसों का मामला बिल्कुल ऐसा ही। तो उसमें तो बेटर ये कि आप एक ट्रस्ट बना ले, और उसका एक ऑडिट हो, थोड़ा सा एक्सपेंस आता है कंपनी के एंड के ऊपर, बट उससे चीजें थोड़ी ट्रांसपेरेंट भी रहती है, कंप्लाइंस भी आपकी पूरी रहती है, क्योंकि कंप्लाइंस एज अ बिजनेस एक सर्टेन पॉइंट पे आपकी और इसमें आप लोग जो रहते हैं एज अ कमीशन इसके अंदर चार्ज करते हैं या एज अ फिक्स कॉस्ट? नहीं, हमारी एक सर्टेन रिटर्न के ऊपर फी है, रिटर्न के ऊपर। सो रिटर्न के ऊपर हम चार्ज करते हैं, हम कोई फ्रंट नहीं है कि यार आपसे आज आपने पैसे कमीशन बेस है काइंड ऑफ। हाँ, वी टेक अ सर्टेन इंसेंटिव आउट ऑफ द रिटर्न्स दैट वी जनरेट। तो हम जो ना विन विन है, आप जीतेंगे तो हम जीतेंगे। बिल्कुल सही है। सो इट्स लाइक अ विन विन। वी आर नॉट चार्जिंग अपफ्रंट, वी आर नॉट चार्जिंग एट द एंड कि आपको, आप जब रिलीज करा रहे हो उस वक्त पैसे ले रहा हूँ, बिल्कुल सही। तो उस वक्त तो आपको पूरे पैसे मिलेंगे जो आपके पड़े हुए आपके अकाउंट के अंदर। सही है। तो एक हो गई हेल्थ इंश्योरेंस हमारी, एक हो गई लाइफ इंश्योरेंस, एक ओपीडी एंड एक प्रोविडेंट फंड। इसके अलावा तो आई थिंक अपने एम्प्लॉयज का ख्याल रखें उनके साथ वो सबसे इम्पोर्टेंट है। सो ये ना पाकिस्तान में बड़ी लंबी डिबेट है, किसको किसका ख्याल रखना चाहिए। I think ये बड़ा it's a balance, you have to strike a balance। और इसमें मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं तो फिर वो परेशान हो जाते हैं कि यार एम्प्लॉइज हमारे साथ जो फेयर नहीं है, और जो ना वो बिकॉज वो मतलब मेरे ख्याल से एम्प्लॉइज है ना बच्चों की तरह होते हैं, और बच्चे जो ना आप उसको खिलौने दिलाते जाएंगे तो वो उसके तो खिलौने की तो खत्म नहीं होगी, आप उसको बोलेगा और खिलौना तो बोले और दे दो। तो आई थिंक वो बच्चे, उनको आपने बच्चे से मतलब ये नहीं खुदा ना खास्ता कि किड्स,
It's just that sometimes they would expect more True. of their leaders to not give them. But I think it's a two-way relationship. Yes. जब certain companies, आप देखिए बहुत सी कंपनी जिन्होंने अपने ऑफिस में डे केयर बनाया हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही तो आप बोलेंगे क्या वो अपने एम्प्लॉयज को खराब कर रहे हैं? नहीं कर रहे। नहीं कर रहे obviously. उसकी एक डिमांड है, डिमांड है, रिक्वायरमेंट है. उनको एक सर्टेन बिजनेस का एक सर्टेन लेवल हो गया है जिस पे अब जिस तरह के लोग चाहिए, शायद विमेन लीडरशिप में हैं तो उनके बच्चे हैं, बिल्कुल तो क्या करें, वो ऑफिस आए तो क्या वो बच्चे घर पे छोड़ कर आए या किसी और के पास? वो भी चाहते हैं कि यार अपने दे एज अ मदर, यू वांट टू बी अ मदर एंड आल्सो बी अ प्रोफेशनल मदर एज वेल. सो प्रोफेशनल भी देखना है और आपको अपना पर्सनल लाइफ भी देखनी है. तो आई थिंक इट्स अ बैलेंस. यू हैव टू फिगर आउट कि क्या है, किस तरह से. जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, मतलब एक कंपनी को मैं जानता हूँ जिनके अंदर एक एम्प्लॉय है जिसका मेडिकल इशू है, जिसकी वजह से वो उनको हफ्ते में जो ना 1 से 2 दफा या महीने में 1 से 2 दफा SIUT जाना है बिकॉज ऑफ सर्टेन प्रोसीजर. राइट. अब क्या मैं उसके एनुअल लीव में से काटूं? यस. अब पूरी ऑफिस के लिए तो एनुअल लीव्स होगी वो, लेकिन उसके लिए नहीं हो सकती बिकॉज उसकी मेडिकल सिचुएशन. बिल्कुल ऐसे ही. सो वी हैव एज अ कंपनी, एज यू नो, यू हैव टू थिंक यार थोड़ा सा अपने आप को भी आपको टेम करना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. वन साइज फिट्स ऑल. वन साइड इज अ टू वे कम्युनिकेशन. बैलेंस रख के चलना पड़ता है. अच्छा, मेरे पास सवाल बहुत सारे हैं लेकिन हमारे पास टाइम की जो है ना वो लिमिटेशन है. मेरे ख्याल से 1 घंटा होने वाला है. हम कोशिश करते हैं कि 1 घंटे के अंदर रखें. तो इंश्योरेंस से रिलेटेड मैंने काफ़ी सारे सवाल पूछ लिए. उम्मीद है कि जो हमारी ऑडियंस है उसको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी जो इंश्योरेंस लेने के लिए जा रहा होगा, और अगर उसे अच्छी इंश्योरेंस चाहिए तो वो स्मार्ट बेनिफिट की तरफ आ सकता है ऑब्वियसली. अच्छा, मुझे ये बताएं थोड़ा सा कि स्मार्ट बेनिफिट जब आपने स्टार्ट की तो एज अ पाकिस्तान में बिजनेस ग्रोथ में क्या चैलेंजेस आपको आए एंड किस तरह से आपने उसको ओवरकम किया, एंड व्हाट डू यू थिंक इस टाइप के बिजनेस में, इस काइंड ऑफ B2B बिजनेस आपका जो मेनली है, जी, तो उसमें मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कौन सी ज़्यादा इफेक्टिव रही हैं आपके लिए? आई थिंक देखिए, बिजनेस B2C हो B2B हो, आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना वो ये है कि आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई आप क्लियर कर सके. अनफॉर्चुनेटली मैं खुद भी अपनी बात करूंगा कि मैं अपनी जब बिजनेस स्टार्ट किया तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाज नॉट वेरी क्लियर कि मैं क्या सॉल्व करने जा रहा हूँ. सही है. सो जब स्मार्ट चॉइस हमने बनाया है कि इंश्योरेंस मार्केट प्लेस फॉर इंडिविजुअल्स, तो उसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाज मोर ऑफ अ पर्सनल प्रॉब्लम स्टेटमेंट रादर देन अ जेनेरिक या वो मासेस का या एक सर्टेन नीश का. मासेस का भी होना जरूरी नहीं है, एक टारगेट सेगमेंट का भी अगर प्रॉब्लम है तो वो आप जो ना अच्छे तरीके से उसको डिफाइन कर सके तो आप अच्छा सोल्यूशन निकाल सके. सो जब स्मार्ट बेनिफिट्स हमने किया तो उसकी जो एक अच्छी चीज़ ये हुई हमारे साथ कि हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट बड़ा जल्दी हमने आइडेंटिफाई कर लिया, और वो हम स्मार्ट चॉइस बिल्ड करते करते ही हमें आइडेंटिफाई हुआ. एंड हाउ? सो हुआ ये कि हमने जब हेल्थ इंश्योरेंस लॉन्च की फॉर इंडिविजुअल कस्टमर्स के, एक बंदा है फ्रीलांसर है क्योंकि या वो कंपनी उसकी नहीं करा रही है, उसको कराना है अपने, या उसके पेरेंट्स की करानी, तो हमने उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस लॉन्च की. हमारी वेबसाइट पे हम मोटर और ट्रैवल कर रहे थे, हमने हेल्थ इंश्योरेंस लॉन्च की. जैसे ही लॉन्च की तो हुआ ही कि हमें बहुत सारे छोटे बिजनेसेस हमारे पास आ गए. क्या मेरे 15 एम्प्लॉयज है, मुझे उनकी हेल्थ इंश्योरेंस करानी है अपने एम्प्लॉयज की, ठीक है, और 25 एम्प्लॉयज की. तो हमने शुरू में तो इग्नोर किया. हमने बोला यार हम लोग ही नहीं काम करते. आप होते ना, आपको अपने स्टार्टअप थोड़ा प्यार होता है तो आप बोलो नहीं भाई ये काम नहीं करता, मैं ये काम करता हूँ. फिर हमने जब देखा कि ट्रैक्शन बहुत आ रहा है तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया. हमने फिर एक जो ना वो कस्टमर से बात की, हमने उससे डिस्कशन किया और उसकी रिक्वायरमेंट समझी, और फिर हम इंश्योरेंस कंपनी के पास गए. हमने बोला यार ये रिक्वायरमेंट है, इसका सोल्यूशन बताओ कैसे चलता है. उसने बोला अच्छा ये ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस होती है और ऐसा होता है. हमने उसका जो ना वो सोल्यूशन कस्टमर को दे दिया. कस्टमर बोला जबरदस्त, वाह, उसने खरीद ली. अब वो जो खरीद ली तो उसका जो प्रीमियम था, बिकॉज वो एक 50 एम्प्लॉय की कंपनी थी, उसका जो प्रीमियम था वो एक एम्प्लॉय के यानी एक इंडिविजुअल के प्रीमियम से तो बहुत ज्यादा था वो. बिल्कुल, हाँ, सही से बात है. हमने बोला यार ये तो एक तो प्रीमियम ज्यादा आ रहा है. फिर हमने जब उसके साथ देखा, उसका एक्सपीरियंस किया, एक कस्टमर को थोड़ा सा हमने जब सपोर्ट देना शुरू की तो हमें रियलाइज ये हुआ कि यार ये सपोर्ट हम दे रहे हैं तो easy, not just easy to manage, it is allowing us to understand what the problem is apart from just distribution. देखिए एक जो पार्ट है सेलिंग ऑफ इंश्योरेंस, बट दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमें समझ में आया उस बिजनेस में जब हम घुसे, क्या सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लेम्स साइड. क्लेम्स, ठीक है ना, क्लेम्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ क्लेम्स. लाइक हाउ कैन वी मेक एन इंडिविजुअल्स लाइफ बेटर, कि यार उसका जो क्लेम है, हेल्थ कार्ड उसकी कंपनी ने दिया हुआ है, वो जब हॉस्पिटल जाए
या वो कोई डे केयर सर्जरी बेचारा वैसी टेंशन में होता है के चक्कर में तो वो कैसे हम उसको आसान कर सकते हैं? उसको एजुकेशन क्यों नहीं है कि यार ये चीज कैसे चलती है, कार्ड में कैसे जाके इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है? अच्छा ये मैं कार्ड इस्तेमाल नहीं कर पा रहा तो मैं किसको पूछूंगा मैं? तो वो जब हमने एक्सपीरियंस करना शुरू किया, छोटा सा हमने कस्टमर 3 4 5 कस्टमर हो गए, तो हमने जब एक्सपीरियंस करना शुरू किया तो हमें लर्निंग बहुत हुई। सो आई थिंक व्हाट आई वुड सजेस्ट कि लर्निंग आपकी जो ना, आप डू नॉट ट्राई टू मेक समथिंग बिग फ्रॉम डे वन, यानी आपका एक विजन बड़ा होना चाहिए लेकिन स्टेप्स छोटे होने चाहिए। सो आई थिंक हमने स्टेप्स छोटे छोटे करके लिए, हमने छोटा छोटा समझा, हमने प्रॉब्लम समझा, हमने, आप मैं बताऊं, आज हमारी ऐप है, हमारा पोर्टल है जहां से आप पूरी अपनी इंश्योरेंस को मैनेज कर सकते हैं, अपने सारे बेनिफिट्स को मैनेज कर सकते हैं, ओपीडी, आईपीडी, लाइफ इंश्योरेंस, सब कुछ। हमारे पास ये 1 साल तक नहीं था। हमने ये सिर्फ कस्टमर से मैनुअली, हम फोन में बात करते थे, हम ईमेलों पर करते थे, हम जो है वो हर चीज, और कस्टमर को ऐसा लगता था जैसे हम पता नहीं बहुत कोई कैसे पीछे ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन वो सब मैनुअल था। जब हमने वो समझ लिया, फिर हमने बोला अब हम इसका टैग बनाते हैं। बिल्कुल सही। अब हम इसकी, बिकॉज हमें समझ में आ गया। अच्छा, एक और चीज भी जो गलती करते हैं, पहले टैग बना लेते हैं एंड देन, यस एब्सोल्युटली। सो वो जो है ना कि यार ये बनोगे, आई थिंक टैग इज, you can make a better tech if you understand the problem first and you have customer insights। बिल्कुल सही। अगर आपको कस्टमर की insights आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा हाँ यार ये मसला है, मुझे बनाना है। हमने, आपको बताऊं, हमने जब टैग भी बनाया ना, हमने इतना रॉ बनाया, लेकिन उसमें से हमने 2 से 3 प्रॉब्लम सॉल्व किए। हमने उसको ये नहीं किया कि ये भी फीचर डाल दो, वो भी फीचर डाल दो, ये हमसे कस्टमर, हम तो पूछते थे, हम उसके 6 महीने बाद हमने बोला कैसे, बोला यार बेहतरीन है यार, ये कैसे, ये तो हमारे पास पहले तो अगर हम डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी से जब लेते थे तो हर चीज मैनुअली करनी पड़ती थी, क्लैरिटी नहीं थी, एम्प्लॉयज परेशान होते थे कि यार ये कैसे कवर होगा, ये कवर है कि नहीं है। तो वो हमने, दिस इज हाउ you take step by step processes, and then we did not even go after bigger clients from day one। हमने एक और चीज ये की कि हमने जाके सीधा एंटरप्राइज क्लाइंट पे नहीं चले गए। यार एक काम करते हैं, 1000 एम्प्लॉय कंपनी को जाके, छोटे क्लाइंट की तरफ किस तरह से गए? व्हाट वाज योर मार्केटिंग स्ट्रेटजी? आई थिंक वो हमने डिजिटल पे हमने काफी ज्यादा फोकस किया, और मैं उस वक्त भी देखता था, मैं बोलते हम अकेले ही कर रहे हो, बाकी कोई कर क्यों नहीं रहा। डिजिटल में काइंड ऑफ फेसबुक मार्केटिंग, हाँ, मेटा को हमने काफी इस्तेमाल किया, हमने इंस्टा को काफी किया, हमने लिंक्डइन बहुत किया, बिकॉज B2B है तो लिंक्डइन आपका जो ना, इट हैज टू बी लाइक योर गो टू प्लेस। बिल्कुल ऐसे। एंड आई थिंक on LinkedIn पे काइंड ऑफ एड्स या नो वी ट्राइड एड्स, हमने एड्स ट्राई की, लेकिन एड्स वाज नॉट, आई थिंक एड्स डिड नॉट वर्क फॉर अस। कोल्ड मैसेजिंग, एक चीज मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा सा मुझे एडवांटेज था। एडवांटेज ये था कि जब मैं स्मार्ट चॉइस पिछले 4-5 साल से बना रहा था, तो एक फाउंडर का भी एक कह सकते हैं कि ब्रांड बन गया था, या एक लोग मुझे जानते थे, तो उसकी वजह से आई यूज दैट टू क्रिएट मोर कंटेंट, you know, myself on LinkedIn। इतना नहीं किया, लेकिन आई थिंक इट गेव अ गुड रीच टू आवर ब्रांड। फिर मेरे साथ को फाउंडर है, उन्होंने भी काफी किया, उनका भी एक अच्छी रीच थी। और हम एक जो ना वो हमें नजर ये है कि हम ऐसा यूनिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जो कोई भी, क्योंकि देखिए इंश्योरेंस इज वन ऑफ द हार्डेस्ट मार्केट टू ऑपरेट इन। नॉट दैट कि वो कोई खुदा ना खास्ता वो है, कोई अनसेगमेंटेड है या कोई मुश्किल सी है, लेकिन इट जस्ट बिकॉज पेनिट्रेशन बहुत कम है, लोगों की अंडरस्टैंडिंग गलत है, या मिस रिप्रेजेंटेशन है, या मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिसकी वजह से तो दूर भागते लोग। बिल्कुल ऐसे। तो वो हमें नजर ये कि जिस तरह से हम उसको प्रेजेंट कर रहे थे, वो चीज लोगों को बड़ी अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाए। सो आई थिंक व्हाट यू नीड टू डू इज दैट विच एवर चैनल यू यूज, यू हैव टू फिगर आउट द मैसेजिंग। बिकॉज और ये मैं आगे बात करूंगा, ये प्रॉब्लम पे फिर जाती है। जब तक आपका प्रॉब्लम क्लियर नहीं होगा ना, आपकी मैसेजिंग ऑफ मार्केटिंग विल आल्सो बी नॉट वेरी क्लियर। बिल्कुल जाहिर बात है, ठीक है ना, बिकॉज आपकी मार्केटिंग भी फिर आप कंफ्यूज रहेंगे ना, आप कंफ्यूज रहेंगे, ये बोलूं क्या ये बोलूं, यार ये बात इस तरह से, हाँ ये भी बोल दी, या हर चीज बोल देता हूँ। बिल्कुल सही। अनफॉर्चुनेटली मार्केटिंग में हम कभी कभार हर चीज बोलने की कोशिश करते और कस्टमर को समझ भी नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता। बिल्कुल ठीक है ना। तो हमने बड़ी अपनी पिच को बहुत ही क्लियर रखा, और हमने बोला कि भाई वी हेल्प स्टार्टअप्स इन कंपनी। अच्छा हुआ ये कि हमने भी फोकस किया उस चीज के ऊपर जो कि कंपनीज का चैलेंज है, राइट। और आपने कहा कि हमने छोटी कंपनीज कैसी की, तो हमने टेक्नोलॉजी कंपनीज पे हमने काफी ज्यादा फोकस किया। उसकी टेक्नोलॉजी कंपनीज, देखिए उनका एक चैलेंज ये है कि उनको एम्प्लॉय रिटेंशन इज अ बिट ऑफ अ चैलेंज, या अच्छा एम्प्लॉय किसी बड़ी कंपनी से लाना उस वक्त तक नहीं आता जब तक आप या तो अच्छी सैलरी भी दे और अच्छा एनवायरनमेंट भी दे ऑफिस का, और अच्छे बेनिफिट्स भी दे। तो ये 3 चीजें जब तक नहीं होगी तो वो नहीं होगा। तो उसमें बेनिफिट्स बिकेम लाइक अ मस्ट हैव थिंग फॉर इवन फॉर कंपनीज हु आर इन ग्रोथ स्टेज। सो वो हमें एक अच्छा उसका पुश मिल गया, जिसकी वजह से हमने उसको इस्तेमाल किया फॉर एक्वायरिंग कस्टमर्स।
And I think the last thing is obviously the more you keep your existing customers happy, the more referrals you'll get. रेफरल तो B2B जो ना वो सारा जो वो है mainly वो रेफरल्स है. रेफरल्स के So the more people refer you to other customers, because उससे सेल्स भी आपकी आसान हो जाती है. बिल्कुल हाँ, फिर आपका मार्केटिंग स्पेंड खत्म हो जाता है ना वो रेफरल। एक तो मार्केटिंग स्पेंड नहीं हो रहा, दूसरा जो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये मार्केटिंग स्पेंड तो नहीं हो रहा, लेकिन जब आपकी जो सेल्स साइकिल है ना वो भी आपकी शॉर्ट हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है बिल्कुल। क्योंकि आपको फिर ये नहीं समझाना कि सर मैं कौन हूँ, अच्छा मुझ पे भरोसा करे, उसको क्रेडिबिलिटी है, ट्रस्ट है, अब आपका सोल्यूशन प्राइसिंग में आ जाएगा कि हाँ ये मेरे मैच करता है कि नहीं करता है, क्या ये मुझे संभाल सकेंगे नहीं संभाल सकेंगे एज अ कस्टमर. दैट्स द पार्ट दैट यू सॉल्व. काफ़ी अच्छा लगा यार आपसे बात करके, बहुत ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन, और ये इस तरह का है मेरे ख्याल से अगर अगले 2 घंटे भी हम बात करते रहे ना तो ये टॉपिक ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है. लास्ट सवाल तो नहीं है, खैर व्हाट इज़ योर एडवाइस जो पाकिस्तान में जितने भी फाउंडर्स हैं और बिजनेसेस लोग रन कर रहे हैं उनके लिए आपको क्या एडवाइस है या क्या टिप्स हैं जाके वो अपने बिजनेसेस ग्रो कर सकें? I think business growth is primarily dependent on how long term you think. Because अगर आप short term सोच रहे हैं तो फिर आप बहुत जल्दी बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे. एंड अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो बहुत ज़्यादा उसमें वेरिएशन है, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी नहीं है. सो इफ़ यू ट्राई टू डू बिल्ड समथिंग फॉर शॉर्ट टर्म तो वो पाकिस्तान के इकोनॉमिक्स के साथ मैच नहीं करते. तो आपको थोड़ा सा लंबा सोचना पड़ेगा, बिकॉज अप्स एंड डाउन्स आते हैं. आप कोशिश करेंगे कि यार मैं इस साल इतना बिजनेस कर जाऊं तो जो ना आई डू अमेजिंग, और अगले साल मैं इतना कर जाऊं, थोड़ा सा ये मुश्किल है पाकिस्तान की मार्केट के अंदर. तो कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है. जो टैलेंट आप हायर करें, जो वो बड़ा सोच के करें कि वो किसको आप कर रहे हैं. प्लीज़ हायर कोचेबल पीपल, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर कोचिंग बड़ी करनी पड़ती है लोगों की, दुनिया भर में करनी पड़ती है. वैसे तो हर टैलेंट वही अच्छा है जो कोचेबल है. सो रिगार्डलेस कि वो कितना ही सीनियर क्यों ना हो, अगर वो सीनियर है और वो अपने आप को समझता है कि मुझको सब कुछ आता है, तो फिर अनफॉर्चुनेटली बहुत मुश्किल है. ही विल नॉट कीप यू देयर, ही विल एक्चुअली टेक यू डाउन मोस्ट लाइकली, बिकॉज वो इन्वायरमेंट और कल्चर खराब कर देगा जो आपने शायद बनाया था. बिकॉज ग्रोथ में आपको लगता है कि मैं सीनियर लोग लाऊंगा तो बड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता. दूसरा ये है कि जो ना बायस टू एक्शन होना चाहिए. इवन आप ग्रोथ की तरफ भी जा रहे हैं तो ग्रोथ में एक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिफोर कि आप हर चीज़ को इवेलुएट करें बहुत ज़्यादा. जो कंपनियां बहुत ज़्यादा सोचती है कि मैं ये कर लूँ और अच्छा मैं ऐसे क्यों ना कर लूँ और मैं वैसे क्यों ना कर लूँ, तो वो चीज़ जो ना वो फिर हो नहीं पाती है. सो यू हैव टू फेल. जो चीज़ अर्ली स्टेज में आपने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए थे, इसका मतलब ये नहीं कि आप ग्रोथ स्टेज में बिल्कुल ख़त्म करते हैं. आप ग्रोथ स्टेज में आप कम ज़रूर कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड जरूर करें, थोड़े से प्लान करें, लेकिन करें जरूर, बिकॉज ग्रोथ एक्सपेरिमेंट से ही आती है. सो आई थिंक दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट यू शुड डू एज टू ग्रो योर बिजनेस. बिल्कुल. थैंक यू वेरी मच सिप्तान फॉर योर टाइम. आज काफ़ी अच्छा लगा, आप लोग को भी काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी. सिप्तान का जो लिंक्डइन प्रोफाइल है, इनकी जो कंपनी की प्रोफाइल है, वो हम डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर करेंगे, तो डायरेक्टली भी आप इन्हें रीच आउट कर सकते हैं. और ज़रूर बताएं कि ये पॉडकास्ट आपको किस तरह से लगा, इसके अंदर कितनी इन्फॉर्मेशन थी, और कोई सवाल है स्पेसिफिक टू इंश्योरेंस इंडस्ट्री तो वो ज़रूर आप सवाल कर सकते हैं. वी वुड लव टू हेल्प यू गाइस. और स्टे ट्यून, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस तरह के फाउंडर स्टोरीज और लेके आएंगे बहुत ज़्यादा. क्योंकि एग्जिट बेस का मकसद ये है कि पाकिस्तान में लोगों को ये सिखाया जा सके कि बिजनेस ग्रोथ कैसे हो सकती है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकती है, एज एन एम्प्लॉई आप पैसिव इन्वेस्टमेंट कैसे कमा सकते हैं. तो थैंक यू वेरी मच. इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी और अमेजिंग फाउंडर के साथ मिलेंगे. अल्लाह हाफ़िज़. अपना ख्याल रखिएगा.